उन्होंने उसके चेहरे पर पंच मारा और उसे ट्रैश कहा। यह लड़का 3000 साल बाद फ्यूचर में एक हॉस्पिटल में कोमा से उठा है। पास्ट में आसुमा एक मॉन्स्टर था, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चमेज जिसे किसी ने कभी जाना है, लेकिन जेलसी की वजह से उसे उसके ही दोस्तों ने बिट्रे किया था। अब फ्यूचर में वह बस स्कूल में बुली होने वाला एक नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन कोमा से उठने के बाद एक बुली उसका पैसा चुराने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि उसे फिर से हॉस्पिटल भेज देगा। आसुमा बस एक कदम पीछे लेता है, उसके हाथों में मैजिक आता है और वह बुली का चेहरा सीधा जमीन में दे मारता है। जब एसुमा अपना स्टेटस चेक करता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी पुरानी पावर वापस आ चुकी है और अब वह उस किंगडम के डिसेंडेंट्स को डिस्ट्रॉय करेगा जिसने उसे बिट्रे किया था। मैजिक एकेडमी के अंदर ही ग्रैंड गाया किंगडम की मैजिक सिटी पर एक जायंट क्रीचर अटैक करता है। अपनी माँ अपने बेटे से भागने को कहती है और खुद उसे बस मदद के लिए रोते हुए देखती रहती है। आसमान की तरफ देखते हुए दोनों उस क्रीचर को पास आते देखते हैं। फिर उसका मास्टर बाकी रेसेस को पेरिश होने का ऑर्डर देता है। क्रीचर एक अटैक फायर करता है और उसे उनकी तरफ लॉन्च करता है। माँ अपने बेटे को बाहों में लपेटकर इम्पैक्ट से बचाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। कंफ्यूज्ड होकर एनिमी समझने की कोशिश करता है कि हुआ क्या। अपने सेवियर को पहचानकर माँ धीरे से कहती है कि यह आर्चमेज लॉर्ड असूमा है। तभी हुड पहना हुआ एनिमी पूछता है कि यह कौन है और पंच मारता है। असूमा उसे चुप करा देता है। इसके थोड़ी देर बाद असूमा क्राउड के बीच से आगे बढ़ता है, क्रीचर्स को हवा में उछालता है और उन्हें एक पोर्टल की तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वह कई एनिमीज से घिरा हुआ है। हाथ में स्पेल प्रिपेयर करते हुए असूमा फोकस बनाए रखता है। अपने एनिमीज पर ब्लैक होल कास्ट करते हुए वह डिक्लेयर करता है कि सब खत्म हो चुका है। पोर्टल में खिंचकर एनिमीज गायब हो जाते हैं। पोर्टल के अंदर से एक इंटेंस लाइट निकलती है और सब कुछ भर देती है। एनिमीज पूरी तरह स्ट्राइक होकर गिर जाते हैं। पास आकर एक आदमी कहता है कि यह उसने किया है। क्यूरियो, असूमा का सबऑर्डिनेट मेज, डिक्लेयर करता है कि यह सब उन्हीं की वजह से हुआ है। फिर असूमा अनाउंस करता है कि ग्रेट अदर वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी है और ह्यूमैनिटी सेव हो गई है। सबको थैंक करते हुए वह झुकता है कि उन्होंने जो किया उसके लिए। स्माइल के साथ उसके कंपेनियंस कहते हैं कि उन्हें तो उसे थैंक करना चाहिए, लेकिन जल्दी ही सब उसका नाम चांट करने लगते हैं। ग्रैंड गाया किंगडम की कैपिटल मैजिक सिटी में ग्रेट अदर वर्ल्ड वॉर के एंड को सेलिब्रेट करने के लिए एक सेरेमनी होती है। ग्रैंड गाया का किंग अनाउंस करता है कि वह असूमा को बैनिश कर रहा है। रीजन पूछने पर असूमा याद दिलाता है कि उसने दुनिया को सेव किया है। काउंसलर कंफर्म करता है कि उसने ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर्स और उन्हें कंट्रोल करने वाले इन्वेडर्स से बचाया है और ओमेगा तक को एनाइलेट कर दिया है। सिर्फ उसी की लार्ज स्केल मैजिक की वजह से अदर वर्ल्ड का गेट इरेज हुआ और वह सबका सेवियर बना। सोल्जर भी एग्री करता है कि ग्रैंड गाया एक ही आदमी की पावर से सेव हुआ है और असूमा फिर से अपना सवाल दोहराता है। तब किंग कहता है कि यही वजह है कि वह इतना फ्राइटनिंग है। वॉर खत्म हो चुकी है और अब उस इनक्रेडिबल पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वह डेंजरस बन चुकी है। इसलिए वह ग्रैंड गाया के फ्यूचर के लिए असूमा को डिसअपियर होने का ऑर्डर देता है। सिचुएशन की अब्सर्डिटी समझकर असूमा को यकीन नहीं होता कि यह हो रहा है। वह पहले पी गई सेलिब्रेटरी वाइन को याद करता है और समझने की कोशिश करता है। वह फॉरबिडन वाइन थी जिसने उसकी सारी माना और मैजिक को कंप्लीटली सील कर दिया था। अपने कंपेनियंस को देखते हुए वह उनसे सवाल करता है। फ्लेम्स की क्यूरियो धोखा देने और टोस्ट बुलाने के लिए माफी मांगती है। अर्थ की चायन कहती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके जैसा कोई रिबेलियन प्लान कर सकता है। वाटर की म्यून जोड़ती है कि सॉवरेन की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुई। विंड का आइसाया कहता है कि वह इतनी खूबसूरत चीज को रूइन होते नहीं देखना चाहता था। फिर किंग उसे फेयरवेल कहता है और चांट शुरू करने का ऑर्डर देता है। हॉल में एक स्पेल एक्टिवेट होता है। स्पेल को नोटिस करते हुए वह देखता है कि सारे मेजेस ने अपनी पावर यूनाइट कर ली है और वह उसकी मैजिकल रेजिस्टेंस को भी पियर्स कर रही है। रिबेलियन प्लान करने से इनकार करते हुए असूमा एक्सप्लेन करता है कि उसका फोकस सिर्फ ओमेगा से डील करने पर था। चुपचाप सवाल करते हुए वह सोचता है कि क्या किंग की प्रेडिक्शन बस एक एक्सक्यूज थी। फिर भी वह जानता है कि किंग के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट हैं और कोई उन्हें डिफाई नहीं करता। यह सोचते हुए कि क्या यही इसका एंड है, उसका एक्सप्रेशन टूट जाता है। किंगडम के लिए उसने जो कुछ किया उसका मीनिंग वह ढूंढने लगता है। कम से कम अपनी सोल को कैरी किए जाने की रिक्वेस्ट करते हुए वह सिर उठाता है। अपनी चेस्ट पर स्पेल एक्टिवेट करते हुए असूमा चिल्लाता है कि उसकी सोल नेक्स्ट लाइफ में कैरी की जाए। मेजर्स के हमलों के बीच उसका बॉडी कांपने लगता है। मैजिक से कंज्यूम होकर वह डिसअपियर होने लगता है। आसमान में शूट होती हुई उसकी एसेंस बॉडी छोड़ देती है और इस तरह आर्चमेज इरेज हो गया। दुनिया पीस के एरा में एंटर करती है। यह सब 3000 साल पहले हुआ था। टाइम पास होने के बाद हॉस्पिटल बेड पर लेटा एक यंग मैन अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि वह कहाँ है। पास आकर डॉक्टर पूछता है कि क्या हो रहा है। यह सोचते हुए कि यह पेशेंट कैसे जाग गया, वह भौहें सिकोड़ता है। ड्रॉअर पर पेशेंट का नाम शियोबना असुम लिखा होता है। ये रियलाइज करके कि उसका नाम अभी भी वही है, यंग मैन डॉक्टर को पास आते देखता है जो कहता है कि यह एक मिरेकल है। पास पहुंचकर डॉक्टर उसका ध्यान खींचने के लिए कंधे पर हाथ रखता है। रीइंकार्नेशन स्पेल को सक्सेस मानते हुए आज्यूमा रियलाइज करता है कि वह लैंग्वेज समझ पा रहा है। इस वर्ल्ड की सिविलाइजेशन समझने के लिए वह नर्स से पूछता है
कि एरिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कैसे जाए। सवाल न समझ पाने पर डॉक्टर और नर्स कंफ्यूज्ड ग्लांस एक्सचेंज करते हैं। नर्स को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी यूज करते हुए आसुमा पोस्चर एडजस्ट करता है। नर्स ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस देने लगती है। डॉक्टर उसे ज्यादा बोलने के लिए डांटता है। उसे थैंक करके यंग मैन पूछता है कि क्या वो बिलोंगिंग्स उसकी हैं। नर्स सिर हिलाकर कंफर्म करती है। डॉक्टर लगातार पूछता रहता है कि उसे क्या हो गया है। धीरे धीरे दूर जाते हुए आसुमा उस कमोशन को इग्नोर करता है। वे उससे वेट करने और ठीक होने के बारे में पूछते रहते हैं। खुद को एक्सक्यूज करके वह बाहर निकल जाता है और वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। हॉस्पिटल से लिया हुआ बैकपैक खोलकर वह उसके कंटेंट्स एग्जामिन करता है। एक ऑब्जेक्ट उठाकर वह सोचता है कि यह मेटल स्लैब क्या है। बगल में बैठी वुमन से पूछने पर उसे जवाब मिलता है कि यह फोन है। डिवाइस को देखते हुए वह फोन शब्द दोहराता है। मैजिक से ऑब्जेक्ट एनालाइज करते हुए वह गेज फोकस करता है। आइटम की नेचर डिस्कवर करके आसुमा रियलाइज करता है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो इनक्रेडिबल आर्काइव ऑफ इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देता है। डिवाइस को करीब से देखने का डिसाइड करके वह झुकता है। स्टेशन पर ट्रेन आते ही वह उसमें चढ़ जाता है। कार के अंदर पहुंचकर उसे रियलाइज होता है कि अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। फोन एनालाइज करके वह इस वर्ल्ड का बेसिक नॉलेज ऑब्टेन कर चुका था। यह एक ऐसा टूल था जो उसके टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अब वह जानता है कि 3000 साल पास हो चुके हैं। उसे यह भी पता चलता है कि मैजिक डिक्लाइन में है और साइंस नाम की एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो चुकी है। यही वह ह्यूमन सोसाइटी थी जिसके लिए उसने ओमेगा को दूर भगाया था। यह सोचते हुए कि क्या यही वह वर्ल्ड है जिसके लिए उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी, वह साइडाई करता है। एक हाउस के सामने पहुंचकर वह उसकी फसाड ऑब्जर्व करता है। अंदर एंटर करके वह कंक्लूड करता है कि यही शियोबाना आसुमा का घर था। पिक्चर फ्रेम को देखते हुए वह वंडर करता है कि क्या उस लड़के ने अपनी फैमिली खो दी थी। टेबल पर रखी डायरी मिलने पर आसुमा उसे खोलता है। पेज पढ़ते हुए वह डिस्कवर करता है कि वह यंग मैन जीने से थक चुका था और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। आखिरकार यह समझते हुए कि बॉडी के ऑनर हॉस्पिटल में क्यों था, वह फोन को वाइब्रेट होते फील करता है। डिवाइस देखते ही आसुमा को हैटफुल मैसेज से भरी स्क्रीन दिखती है। शाबुया मेज ट्रेनिंग एकेडमी नाम के चैट ग्रुप को ढूंढते ही वह चुप हो जाता है। अगली सुबह यंग मैन एक बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने पहुंचता है। एकेडमी के कोर्टयार्ड में एंटर करते हुए वह जगह को ऑब्जर्व करता है। पास आकर दो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। उनसे सवाल करते हुए आसुमा पूछता है कि क्या उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए क्लासमेट बताता है कि रूमर्स थे कि बुलिंग की वजह से उसने अपनी लाइफ लेने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स के बीच से एक रेड हेयर वाला यंग मैन आता है और कहता है कि वह उसे अलाइव देखकर खुश है। अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए तनोजी क्यूरियो स्माइल के साथ दिखाई देता है। यंग मैन को पहचानते ही लड़का धीरे से ब्लिंक करता है और उसे क्यूरियो ऑफ द फ्लेम्स कह देता है। आसुमा रेडहेड को छोड़कर कंफ्यूज्ड होकर उसे घूरता रहता है। क्यूरियो उसके बोलने के तरीके पर सवाल करता है और याद दिलाता है कि उसने उसे अकेडमी में दोबारा न आने को कहा था। वह पूछता है कि क्या हुआ था, क्योंकि उसकी मैजिक की वजह से लड़का ऑलमोस्ट मर गया था। फिर क्यूरियो पूछता है कि क्या उसने अपनी मेमोरीज खो दी हैं और क्या वह और ज्यादा सफर करना चाहता है। आसुमा का मजाक उड़ाते हुए उसका कंपेनियन उसके क्रेडिट्स लेने का सुझाव देता है। मैसेज और डायरी याद करते हुए आसुमा कंक्लूड करता है कि यह लड़का क्यूरियो ऑफ द फ्लेम्स नहीं है। यह सोचते हुए कि शायद यह उसका डिसेंडेंट हो सकता है, वह अपनी पॉस्चर एडजस्ट करता है। अपने न्यू बॉडी में कितनी माना है ये मेजर करने का डिसाइड करते हुए वह डीप ब्रेथ लेता है। हाथों में माना गैदर करके आसुमा पावर कंसंट्रेट करता है और क्यूरियो के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है। खुद को लिली इंट्रोड्यूस करती हुई एक लड़की कहती है कि आज एक इंपॉर्टेंट डे है। प्रोफेसर जॉर्ज ईस्ट अनाउंस करता है कि आज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिससे सबकी मैजिक टाइप डिसाइड की जाएगी। ये नोटिस करके कि शियोनाकुन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, एक क्लासमेट हेल्प ऑफर करती है। वह एक्सप्लेन करती है कि मॉडर्न मैजिक में एप्टीट्यूड कलर से शो होती है। फायर मैजिक रेड होती है, वाटर मैजिक ब्लू होती है और ब्लैक मैजिक ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होती है। वह बताती है कि मैजिक माना को बॉडी के मैजिक सर्किट से पास करके काम करती है। क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यूजुअली एक पर्सन सिर्फ एक एट्रीब्यूट में स्पेशलाइज करता है। यह कंक्लूड करते हुए कि जिस एट्रीब्यूट के लिए वह सूटेड होगा वही उसका होगा, वह देखती है कि शिवाना आसुमा को बुलाया जाता है। प्रोफेसर पास आकर पूछता है कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। बिना हेसिटेशन असुम कहता है कि उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। कंफ्यूज्ड होकर आदमी भौहें सिकोड़ता है और कहता है कि उसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है। आसुमा बोलता है कि वह किसी में भी स्पेशलाइज करने का प्लान नहीं रखता। विस्पर करते हुए सब सोचते हैं कि क्या वह सच में कह रहा है कि उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। प्रोफेसर कहता है कि कलरलेस वही होते हैं जिनका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, भले ही दिखते नहीं है लेकिन होते जरूर हैं। वह डिक्लेयर करता है कि उस बॉडी की इंटरनल मैजिक किसी भी एट्रीब्यूट का रिस्पॉन्स दे सकती है और डीप ब्रेथ लेता है। प्रोफेसर आंखें संकरी करते हुए कहता है कि उसके जैसे लोग इस स्कूल के लायक नहीं हैं। फिर वह उसकी खुशी की वजह पूछता है और उसे ट्रैश कहता है। आदमी बिटर स्माइल देता है। दुनिया उसके खिलाफ कैसे रही है यह याद करते हुए आसुमा जमीन की तरफ देखता है। प्रोफेसर आर्म्स क्रॉस करके एक्सप्लेन करता है कि कलरलेस के पास एट्रीब्यूट नहीं होता और वे बहुत कम मैजिक एक्वायर कर पाते हैं। वह पॉइंट करता है कि उसका ग्रोथ इम्पॉसिबल है और उसे स्कूल के एम्बलम तक की समझ नहीं है। आदमी सिर हिलाता है।
लेकिन एस्यूमा रिप्लाई करता है कि उसके हिसाब से कलरलेस ही सबसे स्ट्रांग होते हैं। वह आवाज उठाकर मॉक बैटल में प्रूव करने का चांस मांगता है। शॉक्ड होकर स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यह अब्सर्ड है। प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है। वह अनाउंस करता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट अब नो रिस्ट्रिक्शन मॉक एग्जाम में चेंज होगा और ओपोनेंट वह खुद होगा। कलरलेस को स्ट्रांग समझने पर वह असूमा को स्काउंड्रल कहता है। प्रोफेसर दांत पीसता है। सिचुएशन को लेकर वरीड क्लासमेट बताती है कि प्रोफेसर जॉर्ज टॉप इंस्ट्रक्टर है और फाइट नो रिस्ट्रिक्शन होगी, जिससे वह एप्रीहेंसिव हो जाती है। फील्ड पर ओपोनेंट की तरफ चलते हुए आसुमा अपनी स्टांस एडजस्ट करता है और वार्न करता है कि मॉक बैटल्स में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। प्रोफेसर कहता है कि बाद में रोना मत, लेकिन आसुमा पूछता है कि क्या उसे खुद वरीड नहीं होना चाहिए। स्टार्ट का सिग्नल देते हुए एक स्टूडेंट बैटल ऑथराइज करता है। प्रोफेसर क्लेम करता है कि एकेडमी में वही अकेला है जो मल्टी कलर्ड एट्रीब्यूट्स हैंडल कर सकता है। फायर और थंडर को कंबाइन करके वह एक अटैक लॉन्च करता है। हवा को चीरता हुआ वह यंग मैन की तरफ रश करता है और मैजिक असूमा की ओर दौड़ती है। असूमा बस एक हाथ से अटैक रोक देता है और काम रहता है। जो देखता है उससे प्रोफेसर का चेहरा पीला पड़ जाता है। हाथ में मैजिक पकड़े हुए अजूमा पूछता है कि क्या बस इतना ही है। इम्पॉसिबल चिल्लाते हुए आदमी कंट्रोल रिगेन करने की कोशिश करता है। फिर वह दोबारा अटैक करता है। दूसरी अटैक को भी आजुमा उतनी ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और उसकी नजर स्टेडी रहती है। डिस्पेयर में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स खुद से पूछते हैं कि मैजिक काम क्यों नहीं कर रही है। असूमा धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। वह अपनी पेस स्लो नहीं करता और आदमी लगातार चिल्लाता रहता है कि यह इम्पॉसिबल है। पैनिक में आदमी हाथ बढ़ाता है। असूमा आगे बढ़ता है और प्रोफेसर उसे पास न आने की भीख मांगता है। खुद को डिफेंड करने के लिए मैजिक डिवाइस यूज करने की कोशिश में आदमी जल्दी से उसे उठाता है। असूमा ऑब्जेक्ट को छूता है और उसकी उंगलियां मेटल को ग्रेज करती हैं। वह इंस्टेंट फ्रीज हो जाता है और डिवाइस यूजलेस बन जाता है। फिर असूमा उससे कहता है कि उसने अब तक जो किया है सब कन्फेस करे। कन्फेस न करने पर उसे डस्ट में बदलने की धमकी देते हुए यंग मैन आंखें संकरी करता है। प्रोफेसर की गर्दन के चारों तरफ एनर्जी बन जाती है और हवा हैवी हो जाती है। आखिरकार एडमिट करते हुए आदमी रिवील करता है कि उसने शियोना को ब्लाइंड होते देखा था, लेकिन प्रेंड किया कि उसने कुछ नहीं देखा। यहाँ तक कि कंसल्ट करने के बाद भी उसने हेल्प करने की जगह शियोना को मारा था। साइलेंस में सीन देखते हुए स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि रिएक्ट कैसे करें। एक स्टूडेंट सजेस्ट करता है कि प्रिंसिपल को यह बात बतानी चाहिए। घुटनों पर गिरते हुए प्रोफेसर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। असूमा पास आकर नीचे देखता है और पूछता है कि अब कैसा फील हो रहा है, मेरे जैसे कलरलेस से हारने पर कैसा लग रहा है। वह कहकर खत्म करता है। एकेडमी की लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। दूर से देखते हुए दो स्टूडेंट्स वंडर करते हैं कि क्या सच में वही है। आपस में कमेंट करते हुए बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वह एक अलग इंसान जैसा लग रहा है। क्लास खत्म होने पर वह अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। क्लासमेट पास आकर उसका नाम लेती है और वह पूछता है कि वह क्या चाहती है। आजुमा सिर झुकाकर पहले उसे सिखाने के लिए थैंक करता है। वह कहती है कि कोई बात नहीं और शाय स्माइल देती है। फिर वह कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए। कैजुअली वह उसे बाहर चलने के लिए पूछता है। शॉक्ड होकर लड़की फ्रीज हो जाती है। सीन देखकर बाकी स्टूडेंट्स हैरानी में विस्पर करने लगते हैं। अब भी स्पीचलेस वह मोमेंट को प्रोसेस करने की कोशिश करती है। एम्बैरेस्ड होकर लड़की नजरें हटा लेती है। वह उसे कैंपस घुमाती है और क्लब बिल्डिंग और स्टाफ बिल्डिंग दिखाती है। रूफटॉप पर पहुंचकर वह टूर के लिए थैंक करता है और कहता है कि उम्मीद है वह बॉदर नहीं हुई होगी। डिनाई करते हुए लड़की कहती है कि उसे समझ आ गया था कि बाहर चलने से उसका क्या मतलब था। धीरे से मुड़ते हुए वह कहती है कि वह सच में इसका इंतजार कर रही थी। अचानक वह फिर उसकी तरफ मुड़ती है। फ्लस्टर्ड होकर क्लासमेट डिनाई करती है कि वह बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रही थी। जब वह पूछता है कि उसका मतलब क्या है तो वह बस कहती है कि कुछ नहीं। लीड लेते हुए वह उसे एकेडमी के मैजिक एनालिसिस रूम में ले जाती है, जिसे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट पर यूज कर सकते हैं। जगह को देखते हुए असूमा कुछ कदम चलता है। उसकी तरफ मुड़कर वह एकेडमी घुमाने के लिए थैंक करता है। स्पीचलेस होकर लड़की नर्वस तरीके से अपने हाथ क्लास्प कर लेती है। वह हल्की सी स्माइल करता है और प्रॉमिस करता है कि वह जरूर फेवर रिटर्न करेगा। क्लासमेट बिल्कुल स्टिल रहती है और चुपचाप उसे देखती रहती है। एजुमा उसका नाम लेकर शियोना कहकर बुलाता है और रिस्पॉन्स का वेट करता है। नाम सुनते ही वह सरप्राइज में ब्लिंक करती है। असूमा आंखें नैरो करके पूछता है कि क्या वह सच में शियोना है। वह अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखकर स्क्रैच करती है और कुछ वियर्ड बोलने के लिए सॉरी कहती है। असूमा अपने बाल एडजस्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। वह रिवील करती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वह कोमा में थी और उसे कुछ भी याद नहीं है। ट्रबल देने के लिए वह माफी मांगती है। आसुमा अपने मन में सोचता है कि अभी टाइम नहीं आया है और चुप रहता है। उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करते हुए लड़की अजीब सवाल पूछने के लिए सॉरी कहती है। गुड बाय कहते हुए असुमा उससे कहता है कि वह बाद में मिलेगा। वह अकेले एक खाली हॉलवे से चलता है। मैजिक एनालिसिस रूम के सामने पहुंचकर वह दरवाजे के आगे रुकता है। स्पेल यूज करके वह दरवाजा खोलता है और अंदर एंटर करता है। एंशिएंट मैजिक एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए वह टर्मिनल एक्सेस करता है और स्क्रीन को टच करता है। पैनल ऑपरेट करते ही सिस्टम अलग अलग इन्फॉर्मेशन शो करता है। डेटा एनालाइज करके अज्यूमा कंक्लूड करता है कि यह पॉसिबल लगता है। एंशिएंट और मॉडर्न मैजिक कंबाइन करते हुए वह डिसाइड करता है कि यह इनफ होना चाहिए। नेक्स्ट डे रजिस्टर करने का फैसला करके वह डीप ब्रेथ लेता है।
अचानक कहीं से एक आदमी सामने आता है और पूछता है कि क्या वह शोना है। पीछे मुड़कर असुमा पूछता है कि वह कौन है, क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस फील नहीं की थी। वह खुद को S4 का आइज़ाया इंट्रोड्यूस करता है। यंग मैन स्माइल करते हुए कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई है। असुमा आईब्राउज उठाकर पूछता है कि S4 क्या है। एक्सप्लेनेशन मिलती है कि वे एकेडमी के स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और वह उनमें से एक है। आइज़ाया वाइड ग्रिन के साथ कमेंट करता है कि आसुमा एलीट से नहीं है और पूछता है कि कोई कलरलेस कैसे हो सकता है। सिचुएशन को इंटरेस्टिंग पाते हुए वह असुमा की चेस्ट को टच करता है। दूसरे स्टूडेंट के साथ जो हुआ था उसे याद करते हुए आइज़ाया कहता है कि यह सही जगह है। हाथ आगे बढ़ाकर वह असुमा से ज्वाइन करने को कहता है और बताता है कि वहां सब इक्वल हैं। आजुमा उसे चुपचाप देखता है और तुरंत रिएक्ट नहीं करता। रिक्वेस्ट पर इंसिस्ट करते हुए आइज़ाया उसके डिसीजन का वेट करता है। आसुमा एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वे उसका ख्याल रखें। हाथ मिलाते वक्त उसे एक अलग तरह की मैजिक फील होती है। वह साइलेंटली एनालाइज करता है कि यह कैसी मैजिक है और क्या उसे प्रोब किया जा रहा है। आइज़ाया को कैजुअली मॉडर्न मैजिक यूज करते देख असुमा इसे रूड मानता है। गुड बाय कहते हुए यंग मैन हाथ हिलाता है और चला जाता है, कहते हुए कि वह समझता है और उसे सिचुएशन इंटरेस्टिंग लगती है, और कॉरिडोर में डिसअपियर हो जाता है। अगली सुबह लार्ज एकेडमी में एक्टिविटीज शुरू होती हैं। कोई हॉलवे से चलता हुआ स्टाफ रूम की तरफ जाता है और काउंटर पर रिक्वेस्ट करता है। आसुमा चुपचाप वेट करता है। वह उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करती है कि टाइम शाम 4 बजे का है और यह 3 घंटे के लिए होगी। क्लास अटेंड करते हुए आसुमा बाकी स्टूडेंट्स के बीच बैठा रहता है। वह डिस्टेंट लगता है और सामने घूरता रहता है, जबकि शियोना साइड से उसे देखती रहती है। बाद में आसुमा मैजिक एनालिसिस रूम में एंटर करता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को डिसमिस करते हुए वह कहता है कि उसे बस सही एनवायरनमेंट और फोकस करने का टाइम चाहिए। फिर वह लार्ज एंशिएंट मैजिक पैनल एक्टिवेट करता है। यह उसके पास लाइफ की एंशिएंट मैजिक थी। मैजिकल एप्टीट्यूड वालों के लिए एक सीक्रेट टेक्निक। यह एटमॉस्फेयर से माना अब्सॉर्ब करके बॉडी के माना रिसेप्टिकल्स में कंप्रेस करने वाले मैकेनिज्म से काम करती है। जिस मैजिक को एक्टिवेट करना होता है उसके तय होते ही रिफाइंड माना एग्जीक्यूशन रिसेप्टिकल्स में ट्रांसफर किया जाता है। मैजिक सर्कल से स्टैंडर्डाइज्ड होकर एक्टिवेशन प्रोसेस मेज की स्किल पर डिपेंड करता है और आखिर में मैजिक रिलीज होती है। लेकिन एंशिएंट मैजिक सिर्फ चुने हुए लोग ही यूज कर सकते थे, क्योंकि बिना टैलेंट वाले माना रिफाइन नहीं कर सकते थे। करंट एरा के डिफरेंसेस नोटिस करते हुए असुमा सिचुएशन एनालाइज करता है। माना और एग्जीक्यूशन रिसेप्टिकल्स बॉडी में अब एग्जिस्ट नहीं करते और उनकी जगह मैजिक सर्किट नाम का ऑर्गन आ चुका है। स्मार्ट स्टाफ नाम के इन्वेंशन के थ्रू माना ऑटोमेटिकली इंजेक्ट की जाती है। आर्टिफिशियली जनरेटेड मैजिक सर्कल्स स्पेल एक्टिवेट करते हैं। इस वाइड स्प्रेड प्रोसेस ने इनेट डिफरेंसेस के बिना भी मैजिक एक्टिवेशन पॉसिबल बना दी है। दूसरी तरफ यह मैनुअलाइजेशन मैजिक की पावर रिड्यूस कर देती है और स्टाफ छिन जाने पर उसका यूज इम्पॉसिबल हो जाता है। यह सब समझकर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। अगला स्टेप प्लान करते हुए वह एंशिएंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करने वाली हाइब्रिड मैजिक डेवलप करेगा। इसे अचीव करने के लिए उसे पहले मॉडर्न मैजिक को हाईएस्ट लेवल तक मास्टर करना होगा और सारे एट्रीब्यूट्स कॉन्कर करने होंगे। आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए उसकी हाइब्रिड मैजिक हाइपोथेसिस की फंडामेंटल थ्योरी की कैलकुलेशंस क्वांटम कंप्यूटर करेगा। एक की प्रेस करते हुए वह कहता है कि इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। हाइपोथेटिकल हाइब्रिड मैजिक के बेसिक थ्योरी कैलकुलेशन लोड होते ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। रिजल्ट्स का वेट करते हुए वह ड्रिंक के लिए बाहर जाने का डिसाइड करता है। रूम से निकलने के लिए वह डोर नॉब पर हाथ रखता है। दरवाजा खुलते ही अंधेरा फैल जाता है और एनवायरनमेंट अचानक चेंज हो जाता है। उल्टा गिरते हुए अस्युमा के पैरों तले जमीन नहीं रहती। यह सोचते हुए कि क्या पूरी दुनिया उलट गई है, वह पल भर के लिए आंखें बंद करता है। इसे टारगेटेड मॉडर्न मैजिक अटैक रिकॉग्नाइज करते हुए वह सोचता है कि यह कहां से आया। यह अटैक उसकी डिटेक्शन से अननोटिस्ड रहा था, जो प्रिसिजन दिखाता है। आइज़ाया से मिलने और हाथ मिलाने का मोमेंट याद करते हुए वह भौहें सिकोड़ता है। रियलाइज करता है कि आइज़ाया ने तुरंत एक्ट किया था। आसुमा डीप ब्रेथ लेता है। वह सोचता है कि क्या यही आइज़ाया का मतलब था गेटिंग अलोंग से। अपने थॉट्स एडजस्ट करते हुए वह डिसाइड करता है कि उसे पास्ट लाइफ की हायरार्की याद दिलानी पड़ेगी। उसका बॉडी टेलीपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए वह समझ जाता है कि यह रिकॉग्निशन ऑल्टर करने वाली इल्यूजन स्पेल है। आइज़ाया जैसा ओरिजिनल मैजिक बनाना टिपिकल है, वह सोचता है, और लगता है कि 3000 साल में कुछ चीजें वफा नहीं बदली हैं। आसमान में गिरते हुए वह सोचता है कि आगे क्या होगा। तभी उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है और वह अप्रोचिंग क्रिएचर्स को फैमिलियर्स आइडेंटिफाई करता है, जो ईसा याह ने आर्टिफिशियली क्रिएट किए हैं। वह आंखें नैरो करता है। बैट की सिलुएट वाला एक लार्ज क्रीचर सामने आता है और अपने विंग्स फैला देता है। रियलाइज करते हुए कि अगर यह चलता रहा तो वह डिफेंसिव हो जाएगा, वह आइज़ाया को लोकेट करने का डिसाइड करता है। पहले वह अपने फॉल को रोकने के लिए डीसेलरेशन मैजिक ट्राई करेगा। आगे आने वाले खतरे पर फोकस करते हुए वह माना गैदर करता है, लेकिन एक मैजिक रे उसे हिट करता है और रिवील करता है कि कोई भी काउंटर मैजिक इंटरसेप्शन स्पेल एक्टिवेट कर देता है। हाथ से मैजिक सर्कल प्रिपेयर करते हुए वह पेन इग्नोर करता है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे रे को एक्सप्लोड होने से पहले डिसिपेट करना होगा। डीसेलरेशन मैजिक यूज करने का टाइम न होने पर वह स्पेस को डिस्टॉर्ट होते देखता है। सीन बदलकर आउटर स्पेस हो जाता है और वह एक प्लैनेट की तरफ गिरने लगता है जहां वह सांस नहीं ले पा रहा। यह समझते हुए कि यह एयरलेस जगह है, वह आंखें बंद करता है।
दूर से आइज़ाया कामली आउटकम ऑब्जर्व करता है। पीछे देखते हुए आइजुमा सिचुएशन एनालाइज करता है। लार्ज फायरबॉल्स उसकी तरफ आती हैं और वॉइड को इल्यूमिनेट करती हैं। मिड एयर खुद को रीओरिएंट करते हुए वह रियलाइज करता है कि अटैक्स एंडलेस हैं। हाथ से नया मैजिक सर्कल कॉन्जर करके वह खुद को प्रिपेयर करता है। स्पेल अनलीश करते ही एक लार्ज एक्सप्लोजन प्रोजेक्टाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रक्शन के बीच वह कहता है कि उसे आइज़ाया का मैसेज मिल गया है और अब उसकी बारी है अटैक करने की। एक और मैजिक सर्कल समन करते हुए वह काउंटर अटैक प्रिपेयर करता है। आइज़ाया के अटैक से क्लैश करते हुए उसका स्पेल स्पेस को ट्रेम्बल कर देता है। इम्पैक्ट से मैसिव एक्सप्लोजन होता है और वॉइड रोशनी से भर जाता है। वह कहता है कि इस लेवल के मास बेस्ड अटैक को इंटरसेप्ट करना आसान है। आसुम बिल्कुल डर नहीं दिखाता। यह रियलाइज करते हुए कि यह जगह एयरलेस वैक्यूम लगती है, वह सराउंडिंग्स एनालाइज करता है। इस रेट पर वह इवेंचुअली सफोकेशन से मर जाएगा। मैजिकल स्पेस की प्रिसिजन नोटिस करते हुए वह समझता है कि इसे बहुत केयर से बनाया गया है, ऑलमोस्ट किसी आर्ट वर्क की तरह। यह आइज़ाया के लिए फिटिंग है, जिसे ब्यूटीफुल चीजें पसंद है। स्टाइल समझते ही उसे फ्लॉ भी समझ में आ जाता है। आइज़ाया को जानते हुए वह कंक्लूड करता है कि वह उसकी मौत अपनी आंखों से देखना चाहेगा, तो वह यहीं आसपास होना चाहिए। यह खुद से कहते हुए कि कहीं ना कहीं कोई मैजिक आई जरूर होगा, अस्यूमा यह डिसाइड करता है कि वह उस वीक पॉइंट को ढूंढेगा, जिस पर वह अपनी आंखें बंद करता है और हिलना बंद कर देता है। यह सोचकर कि शायद उसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया है, आइज़ाया दूर से उसे वॉच करता है, लेकिन चुप्पी का कोई मतलब नहीं होता। तभी मैसिव एक्सप्लोजन्स की एक सीरीज अस्यूमा के बॉडी को घेर लेती है और पूरा स्पेस अपने कब्जे में ले लेती है, जिस पर एक्सप्लोजन्स के बीच भी अपनी आंखें बंद रखकर वह सही मोमेंट का इंतजार करता रहता है। इसके बाद अपने माना और एग्जीक्यूशन रिसेप्टिकल्स में स्टोर की गई कॉन्सेंट्रेटेड माना को रिलीज करते हुए वह अपना प्लान एक्टिवेट करता है और फिर एक साथ अपनी सारी एनर्जी अनलीश कर देता है, जिस पर पूरा स्पेस वाइब्रेट करने लगता है। लगातार अपने ह्यूज मैजिक सर्कल को एक्सपैंड करते हुए वह एरिया को एनालाइज करने की तैयारी करता है। यह सडन पावर डिस्प्ले देखकर आइज़ाया की आंखें फैल जाती हैं। वहीं उस स्पेस के सेंटर में फ्लोटिंग रहते हुए अस्यूमा आसपास हो रहे अटैक्स को ऑब्जर्व करता है। अपने मैजिक सर्कल की मदद से वह पूरे स्पेस को एनालाइज करने वाला होता है, ताकि किसी भी अनोमली को पकड़ सके और एनिमी के सर्वेलेंस पॉइंट को लोकेट कर सके। इसी बीच फायरबॉल्स उसकी तरफ एडवांस करती हैं और रास्ता रोशन करती जाती हैं, जिस पर वह फ्लॉ को फाइनली डिटेक्ट करने पर फोकस करता है और अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखता है। तभी अंधेरे में लाइट का एक पॉइंट दिखाई देता है, जिसे देखकर आइज़ाया तुरंत रिएक्ट करता है, जिस पर अस्यूमा अपनी आंखें खोलता है और कंफर्म करता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। इसके बाद एक मैजिक सर्कल बनता है और वह उस जगह की स्ट्रक्चर को शैटर कर देता है। हाथ आगे की तरफ पॉइंट करते हुए वह एक स्पेल फायर करता है, जिस पर मैजिकल स्पेस क्रम्बल होने लगती है और उसके आसपास डिसइंटीग्रेट होती चली जाती है। जैसे ही इल्यूजन पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है, अस्यूमा खुद को बस एक डोर के सामने खड़ा पाता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि यह एक रिकॉग्निशनल स्पेल था। वह धीरे से सांस छोड़ता है, फिर विंडो से बाहर झांककर वह बाहर की सिचुएशन को असेस करता है। इसके बाद वह लेविटेट करना शुरू करता है और बिना आवाज किए ऊपर उठता है और फिर आइज़ाया जहां रूफ पर होता है वहां पहुंचकर पूरे सीन को सर्वे करता है। उसे अप्रोच करते देख आइज़ाया कोई रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया है, जिस पर अस्यूमा मजबूती से लैंड करता है। उसी रूफ पर लैंडिंग करके वह बिना किसी हेस्ट के उसकी तरफ बढ़ता है। अस्यूमा उससे सवाल करता है कि क्या उसने स्पेल कास्ट किया था, लेकिन साइलेंट रहते हुए आइज़ाया कोई जवाब नहीं देता, जिस पर अस्यूमा और करीब आता है और पूछता है कि वह उसे हर्ट क्यों करना चाहता है। फिर भी जवाब नहीं मिलता और वह यंग मैन एक वेकेंट स्टेयर बनाए रखता है। इसे देखकर अस्यूमा पूछता है कि क्या यही उसका गेट अलोंग करने का तरीका है, और उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। अचानक जंप करके और एक पोज लेते हुए आइज़ाया पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अस्यूमा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने इमेजिन किया था। वह एक स्माइल में टूट पड़ता है। सामने खड़े अस्यूमा कंफ्यूजन में उसे देखता रहता है और मोशनलेस बना रहता है। आइज़ाया उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने उसकी इल्यूजन मैजिक को तोड़ा और बिना एन्चांटमेंट के लेविटेशन किया, जो काबिले तारीफ है। वह उसे मैग्निफिसेंट कहता है। इसके बाद भी वह प्रेज जारी रखते हुए कहता है कि ऐसे मैजिक सर्कल का यूज करना अनबिलीवेबल है और उतना ही ब्यूटीफुल है जितना दुओमो कैथीड्रल की सीलिंग पर बनी पेंटिंग्स। फिर वह पास आता है और बताता है कि अभी यह खत्म नहीं हुआ है। वह कहता है कि अस्यूमा की डिसइंटीग्रेशन मैजिक फैसिनेटिंग है और वह उसके मैजिक सर्किट के पीछे की लॉजिक जानना चाहता है। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदलता है, वह सिर टेढ़ा करता है और बताता है कि वह सबसे ज्यादा जो देखना चाहता है वह किसी ट्रूली ब्यूटीफुल चीज को टूटते हुए देखना है। तभी उसकी आवाज हैवी हो जाती है, क्योंकि वह खुद को एनर्जी की बैंड्स में फंसा हुआ फील करता है, जिस पर अस्यूमा चौंक जाता है, यह मानने में असमर्थ कि वह एक और स्पेल के साइन सेंस नहीं कर पाया।
तभी उसे याद आता है कि यह आइजया की टिपिकल ट्रिक है। उसी मोमेंट आइजया अपनी मॉडर्न मैजिक मीटियोर फॉल कास्ट करता है और अपना आर्म ऊपर उठाता है। हवा में कई शार्प प्रोजेक्टाइल्स शेप लेने लगते हैं और वह एक्सप्लेन करता है कि उसने विंड को मैनिपुलेट करके कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल्स उछाले हैं। वह ऊपर की तरफ पॉइंट करता है और मेटल रिबार्स अस्यूमा की तरफ गिरने लगते हैं, हवा को चीरते हुए, जिस पर अस्यूमा खुद को डिफेंड करता है और हर तरफ से हो रहे अटैक्स को संभालने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंखें अचानक वाइडन हो जाती हैं क्योंकि वह खतरे को बहुत देर से डिटेक्ट करता है। कुछ सीधा उसके ऊपर हिट करता है और उसकी डिफेंस को तोड़ देता है। इस इम्पैक्ट की पूरी फोर्स को फील करते हुए उसकी आंखें फैल जाती हैं। अटैक से स्क्वायरली हिट होकर वह कुछ पल के लिए अपनी सांस खो देता है, लेकिन फिर भी वह अपने हाथ से एक मैजिक सर्कल समन कर लेता है। जस्ट टाइम पर खुद को शील्ड करते हुए वह प्रेशर को थोड़ा पुश बैक करता है, यह सोचते हुए कि वह कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा। आइजाया इंटरेस्ट के साथ उसे वॉच करता है। तभी ऊपर से एक और थ्रेट को नोटिस करके अस्यूमा ऊपर देखता है। ऊपर से एक इलेक्ट्रिक पोल गिरता है, सीधा उसी की तरफ आता हुआ। उसके साथ एक और मेटल स्ट्रक्चर भी कोलैप्स होती है, जिस पर वह पीछे की तरफ लीप करता है और डेंजर को साइड स्टेप करता है। यह अटैक इस तरह प्लान किया गया था कि उसके पास एस्केप का कोई रूट न बचे और वह पूरी तरह कॉर्नर हो जाए। चारों तरफ से डेब्री गिरने लगता है और एक इंक्लोजर बन जाता है। अस्यूमा खुद को रेकेज से डिफेंड करने की तैयारी करता है और अपना हाथ एडजस्ट करता है। वह अपने मैजिक सर्कल को एक्सपैंड करता है और एक बैरियर क्रिएट करता है। इम्पैक्ट का वेट सहते हुए वह स्ट्रगल करता है और अपने दांत भींच लेता है। उधर आइजया इस केओस को देखता है और हंसता है, यह सोचते हुए कि शायद अस्यूमा अपनी लिमिट पर पहुंच रहा है। वह अपने आर्म्स क्रॉस करता है। तभी आसमान में कुछ उसकी अटेंशन खींचता है और आइजया अपनी चिन ऊपर उठाता है। एक प्लेन एटमॉस्फेयर को काटता हुआ आसमान से गिरता हुआ उनकी तरफ आता है। खुले आर्म्स के साथ आइजया डिक्लेयर करता है कि यह उसकी वर्ल्ड और उसकी मैजिक है। वह साई करता है और कहता है कि मीटियोर शावर किसी भी आर्ट से ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाथों से जेस्चर करते हुए वह सोचता है कि अस्यूमा अब खुद को कैसे डिफेंड करेगा। वहीं अस्यूमा आसमान की तरफ हाथ उठाकर फोकस्ड रहता है। आइजाया उसे कहता है कि उसकी आर्ट की ग्लोरी को अप्रिशिएट करे, जिस पर आइजाया की स्माइल और चौड़ी हो जाती है। अस्यूमा अपनी उंगलियों के बीच एक छोटे से ऑब्जेक्ट को देखकर डिस्टेंस गेज करता है। फिर बिना हेजिटेशन के वह उस ऑब्जेक्ट को हवा में फ्लिक कर देता है। यह देखकर आइजया डिसबिलीफ में अपना कंपोजर खो देता है और सवाल करता है कि उसने उस मैजिक को कैसे कैंसिल कर दिया जो प्लेन को गिराकर ग्राउंड से टकराने और एक्सप्लोड करने वाली थी। ऑब्जेक्ट सीनरी को शैटर कर देता है। तभी आइजया सब पीसेस को जोड़ता है और कंक्लूड करता है कि यह सब एक फैंटम इल्यूजन था। उसी समय अस्यूमा तेजी से हवा से कुछ थिन चीज पकड़ लेता है और प्रिसिजन के साथ अपनी उंगलियां बंद करता है। शॉक में रिएक्ट करते हुए आइजया पूछता है कि उसकी हिडन नीडल कैसे डिस्कवर हो गई। नीडल हाथ में लेकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए अस्यूमा कहता है कि उसने उसका प्लान फिगर आउट कर लिया है। वह बताता है कि विंड मैजिक से मैनिपुलेट किया गया फॉलिंग डेब्री सिर्फ एक डिकॉय था। रियल ऑब्जेक्ट्स गिराने के बाद आइजया ने एक फॉलिंग प्लेन का इल्यूजन क्रिएट किया ताकि उसका ध्यान भटके। उसी मोमेंट उसका असली गोल अनकॉन्शियसनेस स्पेल लगी मैजिक नीडल्स लॉन्च करना था। ग्रैंड नाम वाला मीटियर फॉल असल में सिर्फ एक ब्लफ था। यह रेवलेशन सुनकर आइजया उसे स्टन्ड होकर देखता है और उसके चेहरे का कलर उड़ जाता है। अस्यूमा उसके इंप्रेसिव वर्क की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि यह उस पर काम नहीं करेगा। डिस्पेयर में आइजया चिल्लाता है कि यह इम्पॉसिबल है कि उसने उसका प्लान देख लिया, क्योंकि कोई भी लिविंग मेज उसकी मैजिक एक्टिवेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए वह दावा करता है कि अस्यूमा 3000 साल पहले का लेजेंडरी ग्रेट मेज नहीं हो सकता। काम रहते हुए अस्यूमा एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि आइजया मैजिकल ट्रेसेस छुपाने में एक्सीलेंट है, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि उसका फाइनल ब्लो कुछ सटल और साइलेंट होगा। अचानक आइजया के पीछे अपीयर होकर वह उसे कॉलर से पकड़ लेता है। एक फिंगर उठाते हुए वह डिक्लेयर करता है कि आइजया की सिर्फ एक ही मिस्टेक थी। वह बताता है कि आइजया ने उसके सामने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया, जिससे उसे एनालाइज करने का मौका मिल गया। आइजया के चेस्ट पर हाथ रखते हुए वह एक स्पेल एक्टिवेट करता है। उसके हाथ से मैजिक रिलीज होती है और एक्सपैंड होने लगती है। यह देखकर आइजया की आंखें सरप्राइज से वाइडन हो जाती हैं। वह समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि यह किस तरह का मैजिक सर्कल है। फिर उसे एडमायर करते हुए वह कहता है कि यह ब्यूटीफुल है। अपनी एंशिएंट मैजिक वाइब्रेशन लॉक कास्ट करने की तैयारी करते हुए अस्यूमा एक डीप ब्रीथ लेता है। ईसाया को पकड़े हुए वह देखता है कि उनके आसपास की जमीन शटर होने लगती है। मैजिक की फोर्स से उछलकर ईसाया दूर जा गिरता है। अस्यूमा उसे जमीन पर गिरते हुए देखता है, पूरी तरह डिफीटेड। नीडल को पकड़े हुए वह आइजया से बात करता है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करता है। इसी के साथ वह बैटल एंड कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मैजिक सिटी किंगडम की कैपिटल ग्रैंगिया में,
जहां एटमॉस्फेयर ब्राइट हो जाता है। गार्डन में एक पेंटिंग पर फोकस जाता है। ईसाया अपना ब्रश मूव करता रहता है और अपने आर्ट पर काम करता है, आसपास की दुनिया को इग्नोर करते हुए। पास आते हुए अस्यूमा कमेंट करता है कि कैनवस से लाइट निकलती हुई लग रही है। ग्रेट मेज अपने डिसाइपल को चुपचाप वॉच करता है। आइजया मुड़कर पूछता है कि क्या वह वापस आ गया है। पेंटिंग की तारीफ करते हुए अस्यूमा कहता है कि यह पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है। आइजया साई करता है और जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं है और अभी भी परफेक्ट से बहुत दूर है। अचानक बीच में टोकते हुए क्यूरियो दावा करता है कि उसी ने उस ओमेगा को हराया था। वो जोर देकर कहता है कि ये पूरी तरह उसका मैजिक था और शो एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है, जिस पर म्यून उसे घूर कर देखती है। निराश सा चेहरा बनाए आइजया अपने ब्रश से खेलने लगता है, अलविदा कहता है और बोलता है कि वो जा रहा है। अस्यूमा पीठ फेरते हुए उसे आवाज देता है। आइजया कहता है कि उसे उसकी तारीफ पाकर अच्छा लगा और अगली बार उसका पोर्ट्रेट पेंट करने की इजाजत मांगता है। क्यूरियो और म्यून उसे जाते हुए देखते रहते हैं। क्यूरियो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आइजया हमेशा की तरह शर्मीला है। म्यून ने बाहें क्रॉस करते हुए पलटकर कहती है कि क्यूरियो ही वो इंसान है जिसे कोई पसंद नहीं करता। अतीत में एक भव्य कॉरिडोर में चलते हुए आइजया दीवारों को देखता है और सोचता है कि उसे उन मेजेस से बिल्कुल नहीं बनती जो आर्ट की कदर नहीं करते। वो उनसे बात करना अवॉइड करता है। ग्रेट मेज के साथ उसका कीमती वक्त बीच में रुक गया था, इसलिए वो अपने कदम तेज कर लेता है। वही उदास एक्सप्रेशन बनाए रखते हुए वो गहरी सांस लेता है। पास खड़ी शायोन को देखकर वो पूछता है कि क्या बात है। शायोन गंभीर नजर से उसे देखती है और बताती है कि उसे लॉर्ड ने बुलाया था और उसे इंपीरियल कमांड मिली है। चायन अचानक आइजया के पास आकर उसके कान में ऑर्डर फुसफुसाती है और वो वहीं जम सा जाता है। जो उसने सुना उस पर यकीन न करते हुए वो एक कदम पीछे हटता है। आइजया चिल्लाकर कहता है कि लॉर्ड अस्मार बगावत प्लान कर रहा है। शायोन कंफर्म करती है कि यह सच है और लॉर्ड का भविष्य का विजन बिल्कुल सही होता है। आइजया ये मानने को तैयार नहीं होता कि अस्मार ग्रंगा और उन सबको धोखा दे सकता है और उसे ये बात इमेजिनेशन से बाहर लगती है। वो सोचता है कि लॉर्ड अस्मार इतना गंदा काम क्यों करेगा और सीने को पकड़ लेता है। वर्तमान में लौटते हुए शियोबाना असुमा एक बेड पर लेटा हुआ जागता है। छत की फ्लोरोसेंट लाइट्स को घूरते हुए वो धीरे से पलकें झपकाता है। अकादमी की इन्फर्मरी में होश में आते हुए आइजया को सिरदर्द महसूस होता है। बैठते हुए वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक सपना देखा हो। तभी कोई उसे पानी की बोतल देता है। चौंक कर बगल में देखता है और लगभग बोतल गिरा देता है। सामने असुमा को देखकर वो बोल ही नहीं पाता। असुमा समझाता है कि ये शुगर वाला इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। वो बताता है कि आइजया काफी कराह रहा था, इसीलिए जल्दी से फ्लूइड्स पूरा करने की सलाह देता है। आइजया भौहें चढ़ाकर पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। आसुमा बाहें क्रॉस करते हुए कहता है कि उसने उसका मैजिक सीधे फेस किया था और बिना नुकसान के निकलना मुमकिन नहीं था, लेकिन किस्मत से उसके मैजिक सर्किट्स ठीक से काम कर रहे हैं तो मामला सीरियस नहीं लगता। अचानक आइजया उंगली उठाकर बात बदल देता है। वो आसुमा के हाथ में पकड़े तौलिए की तरफ इशारा करता है। तौलिया पसीना पोंछने में स्तिसिक ने इस्तेमाल हुआ लगता है, जो दिखाता है कि असुमा उसकी केयर कर रहा था। आइजया कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या असुमा पूरे वक्त उसकी देखभाल कर रहा था। असुमा नजरें फेरते हुए कहता है कि वो किसी स्किल्ड मेज को खोना नहीं चाहेगा। बोतल पकड़ते हुए आइजया थैंक यू कहता है। असुमा सांस छोड़ते हुए बोलता है कि S4 के सारे लोग कुरियो जैसे नहीं हैं। आइजया मानता है कि कुरियो की मैजिकल एबिलिटी जबरदस्त है, लेकिन उसकी सोच से वो सहमत नहीं है। असुमा कंधे ढीले करते हुए कहता है कि वो बस उस इंसान की ताकत देखना चाहता था जिसने क्यूरियो को हराया। आइजया सिर झुकाकर क्यूरियो की तरफ से माफी मांगता है कि उसने उस पर दबाव डाला और अकादमी से निकलवाने की कोशिश की। असुमा उसे झुकते हुए देखता है और इस जेस्चर को एनालाइज करता है। वो सच्चाई से कहता है कि आइजया उसे बुरा इंसान नहीं लगता। गहरी सांस लेते हुए असुमा बोलता है कि वो उस एम्बुश को भूल जाएगा। बदले में वो एक डील ऑफर करता है जिससे आइजया चौंक जाता है। असुमा अपना प्लान बताता है कि वो चाहता है आइजया S4 छोड़ दे, अकादमी में उसके साथ जुड़ जाए और एक नया फैक्शन बनाए। आइजया नया फैक्शन सुनकर सिर उठाता है। असुमा सोचता है कि उसके सामने खड़े आइजया को 3000 साल पहले की कोई मेमोरी नहीं है, इसलिए वो उस पर भरोसा करना चाहता है। इस वक्त वो अकेला है और उसे अपने गोल के लिए एलाइज चाहिए। आसुमा हाथ आगे बढ़ाकर आइजया से कहता है कि वो उसके साथ चले। बेड से उतरकर आइजया फर्श की तरफ देखता है। आसुमा के सामने घुटनों के बल बैठते हुए वो अपना फैसला लेता है। ऑफर स्वीकार करते हुए वो उसे आसरन कहकर बुलाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब बहुत पहले भी कर चुका है। तभी अचानक स्कूल नर्स आ जाती है और दोनों चौंक जाते हैं। आसुमा मजाक में कहता है कि वो पकड़ी गई। नर्स माफी मांगते हुए कहती है कि वो जासूसी नहीं कर रही थी। आसुमा अलविदा कहता है और इन्फर्मरी छोड़ने की बात करता है। वो टेबल से एक मेडिकल चार्ट उठाता है और जल्दी से उसे देखता है। नर्स को चार्ट देते हुए बताता है कि ये ईसायाह का मैजिक सर्किट डायग्राम है और वो इसे रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकती है। नर्स कंफ्यूज हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। डिटेल्ड एनालिसिस देखकर वो हैरान होती है और उसे रुकने को कहती है। मुस्कुराते हुए वो असुमा को अपने लैब में स्पेशल स्टूडेंट बनने का ऑफर देती है। असुमा थैंक यू कहकर मना कर देता है और कहता है कि उसे अकादमी पसंद है, ग्रेजुएशन के बाद सोचेगा। फिर वो चला जाता है। कमरे से बाहर निकलते हुए आइजया उसे जाते हुए देखता रहता है।
वापस मैजिक एनालिसिस रूम में आकर आसुमा अपना काम जारी रखता है। हल्की रुकावट के बावजूद नए मैजिक का एनालिसिस पूरा हो जाता है। वो कंप्यूटर पर रिजल्ट चेक करता है, कैलकुलेशन कंफर्म करता है कि उसकी थ्योरी ने एक नया मैजिक सिस्टम बना दिया है और उसे कॉन्फ्रेंस में पेश करने की सलाह देता है। ये समझकर कि उसका आइडिया सही था और मॉडर्न हाइब्रिड मैजिक की फाउंडेशन पूरी हो चुकी है, आसुमा गहरी सांस लेता है। आगे वो मैजिक फॉर्मूलाज को उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा और मैजिक सर्किट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। क्योंकि सटीक वेरिफिकेशन जरूरी था, उसे नए पाथवे से लगातार मदद मिली थी और अब वो बेसिक मैजिक इन्वेंट करके सबको दिखाएगा। अगले दिन अकादमी में क्लासेस फिर शुरू होती हैं। क्लासरूम में अपने छात्रों के सामने खड़े प्रोफेसर जॉर्ज ईस्ट अपना सामान सेट करते हैं। वो किताब से पढ़ते हैं और आसुमा नोट्स लेते हुए क्लास के साथ चलता रहता है। जॉर्ज से बात करते हुए एक टीचर कहता है कि ये स्टूडेंट अचानक बहुत सुधर गया है और शायद चीटिंग कर रहा है और वो उससे नजर नहीं हटा पा रहा। दूसरा टीचर भी उसे देखता रहता है। जॉर्ज मानता है कि ओरल एग्जाम्स में चीटिंग मुमकिन नहीं है और शक को टाल देता है। बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखते हुए वो पूछता है कि क्या कोई इस मॉडर्न मैजिक को समझा सकता है। वो सीधे इनकॉम्पिटेंट स्टूडेंट शियोबाना आसुमा की तरफ इशारा करके चैलेंज देता है। प्रोफेसर आंखें सिकोड़कर पूछता है कि क्या वो कहेगा कि उससे सॉल्व नहीं होगा। आसुमा जवाब देता है कि वो कर सकता है और अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। बोर्ड पर जाकर वो स्किल फॉर्मूला समझाना शुरू करता है जो मैजिक सर्किट्स के एप्लीकेशन को सॉल्व करता है। पूरा सोल्यूशन लिखते ही बाकी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जॉर्ज पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। 800 साल पुराने कैलकुलेशन प्रिंसिपल्स पर आधारित ये थ्योरी बेहद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को मुमकिन बनाती है। रेफरेंस पहचानते ही स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि प्रोफेसर का डिवाइस, जिसे रे मशीन कहा जाता था, अब स्मार्ट वॉन्ड कहलाता है। इसके अलावा एडवांस मैजिक के लिए एक एनवायरनमेंट बन चुका है। आजुमा प्रोफेसर की बेल्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके पास भी वही डिवाइस है। प्रोफेसर की बेल्ट से जुड़ा स्मार्ट वॉन्ड हल्का सा चमकता है। जॉर्ज मान लेता है कि जवाब फिर से सही है। वो सांस छोड़ते हुए आसुमा को डिसमिस करता है और उसे सीट पर लौटने को कहता है। बाकी स्टूडेंट्स बिना कुछ बोले उसे देखते रह जाते हैं। बैठते हुए आसुमा खुद से याद दिलाता है कि उसे मैजिक एनालिसिस रूम के लिए दोबारा रजिस्टर करना है। बाद में लंच ब्रेक के दौरान कैफेटेरिया स्टूडेंट्स से भरा होता है। कुछ स्टूडेंट्स शियोना के पास आकर उससे मदद मांगते हैं। वो बताते हैं कि वो आसुमा से अच्छे टर्म्स में आना चाहते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। बार बार रिक्वेस्ट से शर्मिंदा होकर शियोना नजरें झुका लेती है, लेकिन जैसे ही आसुमा आता है स्टूडेंट्स उस पर और दबाव डालते हैं। हार मानकर शियोना कहती है कि वो बस पूछेगी। कुर्सी घुमाकर शियोना को आवाज देती है। वो क्लास के बाद सबके साथ एबिसु मैजिक कैफे जाने के लिए उससे इनवाइट करती है और नेचुरल लगने की कोशिश करती है। साथ ही जल्दी से यह भी जोड़ देती है कि अगर वह बिजी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहते हुए वह थोड़ा नर्वस फील करती है, जिस पर आसुमा अपनी ठोड़ी पर हाथ रखता है और इनविटेशन पर सोचता हुआ नजर आता है। यह देखकर आसपास के स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए उसे देखते रहते हैं। सबकी सांसें थमी होती हैं। तभी उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। आसुमा इनवाइट एक्सेप्ट करता है, कहता है कि उसे ठीक लगेगा और वह भी उनके साथ ज्वाइन करेगा। यह सुनते ही स्टूडेंट्स खुशी से अपने हाथ हवा में उठा देते हैं। उसी समय विंडो के थ्रू कोई ग्रुप को डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वह म्यून होती है, जो हाथ में एक फ्लावर पकड़े उसे पहचान लेती है। उसे याद आता है कि पहले उससे टकरा चुकी है और उसका फेस देख चुकी है, जिस पर वह फ्लावर के स्टेम को और कसकर पकड़ लेती है। अपने हाथ में फ्लावर को क्रश करते हुए वह अपनी नजरें उसी पर टिकाए रखती है। ट्री पर बैठी हुई वह डिक्लेयर करती है कि वह उसकी सारी चीजें मेस कर देगी। इसके बाद सीन सामने आता है एबिसु मैजिक कैफे मिनट्स के अंदर आसुमा अपने क्लासमेट्स से घिरा हुआ होता है, जो उस पर हर तरह के सवालों की बारिश कर रहे होते हैं। इतनी क्यूरियोसिटी के बीच भी आसुमा कामली स्माइल करता रहता है। वह कंट्रोल में रहता है और केओस को संभालने की कोशिश करता है, जिस पर रूरी सबको लाइन बनाने के लिए कहती है। हाथ में कप पकड़े हुए आसुमा रिप्लाई करता है कि चीज बर्गर्स बहुत टेस्टी होते हैं और जो रूमर चल रहा है वह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। टेबल पर बैठते ही ग्रुप ज्यादा कैमली बात करना शुरू करता है। तभी एक लड़की इंसिस्ट करती है और पूछती है कि वह किस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा क्लोज है। मुड़कर आसुमा जवाब देता है कि वह रूरी के सबसे करीब है। यह सुनते ही क्लासमेट्स एक्साइटमेंट में सेलिब्रेट करने लगते हैं और खुशी से चिल्ला उठते हैं, लेकिन रूरी इसे मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में अपना ड्रिंक कप जोर से क्रश कर देती है। टॉवल से अपना हाथ साफ करते हुए वह खुद को कंपोज रखने की कोशिश करती है और माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसकी वजह से जल गई, जिस पर आसुमा अपनी आवाज नीची करता है, लेकिन रूरी कहती है कि यह उसकी खुद की गलती थी। बैकग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उनकी क्लास कोई एलीट कोर्स नहीं है और ये भी कहते हैं कि आसुमा
एक नीट है। यह सुनकर रूरी सरप्राइज होती है जब एक क्लासमेट बताता है कि उसे पहले ही एक निकनेम मिल चुका है। एक क्लासमेट जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करता है कि नीट का मतलब होता है जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या ट्रेनिंग में नहीं होता। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसे करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि शियो के केस में नीट का मतलब स्किलफुल और वंडरफुल है। असूमा इस नई डेफिनेशन से एग्री करता है, जिसे देखकर रूरी और ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। कैफे से बाहर निकलते हुए ग्रुप एक्साइटेड होकर बातें करता रहता है। डिस्क्रीटली एक लड़का दूसरे को ट्रिप कर देता है। क्लासमेट हेजिटेट करता है और पूछता है कि क्या वह श्योर है, जिस पर असूमा बस इतना कहता है कि सब ठीक है। वह अपना फोन एक लड़की के डिवाइस के पास लाता है और कनेक्शन बना देता है। यह देखकर लड़कियां चीयर करती हैं और खुश हो जाती हैं कि अब वे शियोई से कनेक्टेड हैं। ग्रुप को दूर जाते हुए कोई डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फोन पर बात करते हुए आइजाया रिपोर्ट करता है कि वे अभी कैफे से निकले हैं। तब असूमा की नजर किसी चीज पर जाती है और वह अलर्ट हो जाता है। स्माइल के साथ मुड़ते हुए रोरी उसे थैंक्स करती है कि उन्होंने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन असूमा तुरंत उसे इंटरप्ट करता है और साइलेंस का जेस्चर करता है। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है, जिसे देखकर लड़की चौंक जाती है। अचानक वह खुद को स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप से घिरा हुआ पाता है। असूमा पूछता है कि वे लोग क्या चाहते हैं। सीन को सीरियसली ऑब्जर्व करते हुए ग्रुप में मौजूद 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल मोशनलेस रहते हैं। तभी एक लग्जरी कार तेज स्पीड में आती है और अचानक रुक जाती है। स्टूडेंट्स रास्ता छोड़ते हुए एक कॉरिडोर बना देते हैं। कार से एक यंग मैन बाहर निकलता है। उसे देखते ही असूमा के क्लासमेट्स कमेंट करते हैं कि वह S4 का मेंबर है। न्यूकमर आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या वह असूमा है। खुद को फुकाता सकाने इंट्रोड्यूस करते हुए वह डिक्लेयर करता है कि वह एकेडमी के क्लब फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। असूमा उसकी प्रेजेंस को एनालाइज करता है और फर्म गेज बनाए रखता है। तभी उसे नोटिस होता है कि सिवान भी वहां मौजूद है, जिसे वह माइंड में नोट कर लेता है। फुकाता उसे ऑब्जर्व करता है और कमेंट करता है कि वह थोड़ा डिपेंडेंट हो गया है। असूमा बिना रिएक्शन दिए उसे चुपचाप देखता है और कहता है कि वही है हमेशा उस पर डिपेंड नहीं कर सकता और उसे S4 पर ट्रस्ट है। फुकाता अपना वेट शिफ्ट करता है और फिर उसे मैजिक ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। यह सुनते ही लड़कियां शॉक में अपनी सांस रोक लेती हैं। दूर से सीन को फेंट स्माइल के साथ देखते हुए एक और स्टूडेंट सब कुछ ऑब्जर्व करता है और मन ही मन ड्यूल शब्द को रिपीट करता है। असूमा भी उस शब्द की साउंड को टेस्ट करता है। यह देखकर रूरी की आंखें वाइडन हो जाती हैं कि उसे ड्यूअल का मतलब तक नहीं पता। असूमा बस उसे देखता है और उसके कान में कुछ विस्पर करता है, जिस पर रूरी जल्दी से मैजिक ड्यूअल एक्सप्लेन करती है। फुकाता पास आता है और पूछता है कि क्या वह चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। वह डिक्लेयर करता है कि वह किसी को भी एकेडमी की खुशी के नाम पर मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता। वह अपना जबड़ा कसता है। सोर्ड के हिल्ट पर उसकी पकड़ टाइट हो जाती है और वह स्टैंस लेता है। वेपन ड्रॉ करते ही फुकाटा एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज करता है जो असूमा की तरफ रश करता है। तुरंत समझते हुए कि यह कोई मैजिक ड्यूअल नहीं है, असूमा अपने सेंसेस हाइटन कर लेता है। किल करने की इंटेंट फुकाता से निकलती हुई क्रशिंग प्रेशर के रूप में सामने आती है, लेकिन असूमा नोटिस करता है कि यह प्रेशर सिर्फ उसी पर नहीं है, उसके क्लासमेट्स भी उस फोर्स में एंगलफ हो रहे होते हैं। असूमा उसके तरीकों पर सवाल करता है और रियलाइज करता है कि फुकाता बाकी स्टूडेंट्स को होस्टेज की तरह यूज कर रहा है ताकि वह ड्यूअल रिफ्यूज न कर सके। एक मेमोरी में वह देखता है कि सिवान इंटेंसली ट्रेनिंग कर रहा है और असूमा ऊपर से उसे देख रहा है। असूमा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। वह डीप ब्रेथ लेता है और कहता है कि ठीक है। वह ड्यूअल एक्सेप्ट करता है। वह अपनी ग्राउंड पर खड़ा रहता है और कहता है कि वह आभारी है, जिस पर फुकाता अपने शोल्डर्स रिलैक्स करता है। सोर्ड को शीथ में डालते ही वह आसपास का प्रेशर खत्म कर देता है। मुड़कर वह अनाउंस करता है कि ड्यूअल कल सुबह 8 बजे एकेडमी के सेंट्रल अरीना में होगा। कार की तरफ जाते हुए फुकाता असूमा की नजरों से ओझल हो जाता है, यह कहते हुए कि अभी उसे चैलेंज करना जल्दी है। असूमा स्माइल करता है और सुआन से कहता है कि तैयार रहना। यहीं कॉन्वर्सेशन खत्म होती है। उस रात असूमा अपने रूम में पीसफुली सोता है। बेड पर आराम करते हुए वह धीरे धीरे सांस लेता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह सोचता है कि वह कहाँ है। खुद को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में देखकर उसे रियलाइज होता है कि वह एक ड्रीम में है। यह समझते हुए कि यह लूसिड ड्रीम है, वह हवा में अपना हाथ बंद करता है। उसे हाल ही में हुई क्लास याद आती है, जहां बताया गया था कि ड्रीम सबकॉन्शियस में डाइव करने का मौका देते हैं। यह सब कनेक्ट करते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उसे प्रैक्टिस में लाने का फैसला करता है। वह डिसाइड करता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की इन्वेस्टिगेशन करेगा। वह अपनी भौहें सिकोड़ता है। रीइंकार्नेट होने पर बॉडी के मैजिक सर्किट्स में थोड़ा सा मान बचा हुआ था, जिसे उसने अब तक टच नहीं किया था। असूमा कहता है कि इसी माना के थ्रू वह प्रीवियस ओनर के थॉट्स पढ़ सकता है। यंग मैन के थॉट्स अभी भी मौजूद होने चाहिए, लेकिन उन्हें एक्सेस करने के लिए उसे स्पिरिट एक्सट्रैक्ट करने वाली मैजिक यूज करनी होगी। क्योंकि इसके लिए कोई एंशिएंट मैजिक एग्जिस्ट नहीं करती, वह डिसाइड करता है कि वह खुद एक बनाएगा। वह एक नया स्पेल वीव करना शुरू करता है। मेंटल मैनिपुलेशन और हिप्नोटिक सजेशन की फॉर्मूलास को कंबाइन करके वह एक एक्टिवेशन सर्कल क्रिएट करता है।
ये रियलाइज करते हुए कि वह एक नया स्पेल बना रहा है। अस्यूमा स्माइल करता है और कंक्लूड करता है कि शायद हिस्ट्री में वह अकेला होगा जिसने ऐसा किया है। अपनी न्यू मैजिक लॉन्च करते ही वह प्रोसेस देखकर सरप्राइज हो जाता है। एक पोर्टल खुलता है और ओरिजिनल शियोबाना की स्पिरिट बाहर खिंचाती है। पूरी तरह मटेरियलाइज होकर यंग मैन की स्पिरिचुअल फॉर्म उसके सामने फ्लोट करती है। साइलेंस छा जाती है और अस्यूमा की आंख से एक आंसू गिरता है। स्पिरिट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वह कहाँ है। स्माइल करते हुए अस्यूमा अनाउंस करता है कि रेस्क्यू सक्सेसफुल रहा है। वह आगे बताता है कि एक मीटियर शावर पास से गुजर रहा था और सब कुछ एक ब्लैक होल में खिंच रहा था, लेकिन उस डार्कनेस के अंदर उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। अंधेरे में अलग नजर आता हुआ लाइट का एक पॉइंट स्ट्रगल कर रहा था और सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। अस्यूमा उस लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है। वह डिसीजन का वेट फील करता है। उसे लगता है कि अगर उस लाइट को अंदर खींचने से इतनी नफरत थी तो वह उसकी जगह ले लेगा। यह सुनकर सामने वाला उसे देखता है। रेवलेशन से शॉक्ड होकर अस्यूमा कुछ कह नहीं पाता। वह एक्सप्लेन करता है कि वह गिरता ही चला गया और वह बस एक ऐसा इंसान था जो मरना चाहता था लेकिन फिर भी जीता रहा। युवा आदमी नजरें फेर लेता है और कहता है कि दूसरी तरफ अस्यूमा जीना चाहता था लेकिन आखिर में मर गया। वो सांस छोड़ते हुए हंसता है और बोलता है कि असल में बॉडी उसके पास ही रहनी चाहिए थी। अस्यूमा सख्ती से असहमति जताते हुए भौहें सिकोड़ लेता है। उसे कंफ्यूज होकर देखता है। युवा आदमी जवाब का इंतजार करता है और समझाता है कि अब वो दोनों एक ही बॉडी में दो आत्माएं हैं और दोनों में से कोई भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। शिवाना अस्यूमा के तौर पर अकेले। अस्यूमा खुद की तरफ इशारा करता है। उस दिन से कहानी उन दोनों की होगी। उसका विश पूरा करने का वादा करते हुए अस्यूमा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आंखों में आंसू लिए शियोबाना उसे देखता है और रोते हुए अपना चेहरा ढक लेता है। युवा आदमी के कंधे कांपते हैं और वो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ इशारा करता है। अस्यूमा उसे हौसला देता है। मुस्कुराते हुए युवा आदमी मान जाता है। मुट्ठी टकराते हुए वो थैंक यू कहता है। अपना विश पूरा होने के वादे के बारे में सोचते हुए युवा आदमी सांस छोड़ता है। मुस्कुराकर वो कहता है कि बस ये सुनना ही उसके लिए काफी है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या वो किसी तरह मदद कर सकता है, क्योंकि अस्यूमा 3000 साल पहले का लेजेंडरी आर्चमेज है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कंफर्म करते हुए अस्यूमा उसके अंदर जोश जगा देता है। इसके बाद शियोआना बताता है कि आज क्लास के बाद वो एबिसु के एक मैजिक कैफे गया था और उसने अस्यूमा से उस एन्चांटमेंट का मतलब समझाने को कहा जो उसने वहां सुना था। वो गर्दन के पीछे हाथ रगड़ते हुए बताता है कि लिली नाम की एक लड़की उसे बड़े गर्व से सुना रही थी और वो उसका एनालिसिस करना चाहता है। वो थोड़ा अजीब सा हंसते हुए सीरियस दिखने की कोशिश करता है। युवा आदमी लगभग हाँफ जाता है और कहता है कि अगर बस इतनी सी बात है तो ये पीस ऑफ केक है। अस्यूमा उंगलियां चटकाता है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगती है। जो हो रहा है उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। एक दूसरे को देखते हुए वो कहते हैं कि लगता है अब इस सपने से जागने का टाइम आ गया है और उनका वक्त खत्म हो रहा है। अस्यूमा हाथ उठाकर उसे वापस लाने के लिए धन्यवाद कहता है। शिवाना गहरी सांस लेता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि अब से वो उनकी कहानी को दूर से देखेगा। अस्यूमा सिर हिलाकर कहता है कि वो भी ऐसा ही करेगा। शियोबाना की स्पिरिट जैसे जैसे फीकी पड़ती है, अस्यूमा उसे एक पल और पकड़ने की कोशिश करता है। जब स्पिरिट की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है और वो अकेला रह जाता है, अस्यूमा आंखें बंद कर लेता है और हाथ जोड़ता है। वो दृढ़ निश्चय करता है कि भले ही युवा आदमी अब सिर्फ एक रेजिडुअल मेमोरी है, वो उसके विशेष और रिग्रेट्स पूरे करेगा। वो मुट्ठी भींच लेता है। वो तय करता है कि ये वही वादा है जो वो 3000 साल पहले निभा नहीं पाया था और वो खालीपन की तरफ देखता रहता है। सीन टोक्यो में फुकाता शान के रेजिडेंस पर शिफ्ट होता है, जहां सन्नाटा पसरा है। एक बड़े क्रिस्टल के सामने घुटनों के बल बैठा फुकाता कंट्रोल में सांस लेता है। कुछ देर उसी हालत में रहकर वो फोकस करता है। ये वार्डसाइड बोरोन नाइट्राइड ऑरिकालम है, धरती की सबसे कठोर धातु जो उसके परिवार के पहाड़ों से निकाली जाती है। आंखें टिकाकर वो अपनी सोड की हिल्ट कसकर पकड़ता है। क्रिस्टल पर हमला करते हुए वो अपनी जमा हुई ताकत छोड़ देता है। जो पहले बिल्कुल सही था, उस क्रिस्टल पर अब कई कट्स पड़ चुके हैं। पीछे मुड़ते हुए उसे एहसास होता है कि वो आंगन में अकेला नहीं है। देखने वाले को संबोधित करते हुए फुकाता अपनी स्टांस ठीक करता है और खुद का परिचय देते हुए कहता है कि ये एक इमरजेंसी और स्पेशल ओकेजन है। मिजुहारा मुनि की एंट्री होती है। उसे डांटते हुए वो याद दिलाता है कि उसने मना किया था यहाँ आने से। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए म्यूनी स्मार्ट वॉन्ड में इस्तेमाल होने वाली रेयर मेटल की बात करती है। वो उसे पागल कहती है कि उसने वार्डसाइड बोरोन नाइट्राइड ऑरिकालम सिर्फ टेस्ट कट के लिए इस्तेमाल किया। उसका सब्र टूट जाता है और वो कहती है कि उसने भेजी हुई वीडियो देख ली है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि तनिनोजी और काताकुरा हार गए। फुकाता दांत भींचते हुए पूछता है कि क्या ये एक्साइटिंग नहीं था। वो खतरनाक मुस्कान के साथ बताती है कि वो S4 का हिस्सा सिर्फ औपचारिक रूप से है, डायरेक्टर के कहने पर, लेकिन उसे उन दोनों के लिए थोड़ा सम्मान था।
फुकाता अपना पोस्चर ठीक करता है और उन्हें एकेडमी की प्रेस्टीज का प्रतीक मानते हुए ठुड्डी उठाता है। वो ऐलान करता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा को खतरे में डालेगा उस पर उसे कोई दया नहीं होगी। वो मुट्ठी कसता है और पूरे जोश से हामी भरता है। मियो ने सिर हिलाकर चेतावनी देती है कि अगर उसने ओपोनेंट को ट्रिब्यूटलेस समझकर कम आंका तो वो बुरी तरह घायल हो जाएगा। वो उंगली उठाकर इशारा करती है और कहती है कि अंजाम वही होगा जो बाकी दो के साथ हुआ। मियो ने कंधे उचकाकर बोलती है कि अपने परिवार की सीक्रेट आर्ट्स के साथ वो उसे मैजिकल ड्यूअल में कुचल देगा। फुकाता जमीन पर पैर जमाकर चांद की तरफ सोड उठाता है। वो कसम खाता है कि एकेडमी की अथॉरिटी मानवता से ज्यादा अहम है और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। फुकाता की आवाज सख्त हो जाती है और वो मुस्कुराता है। मियो ने कहती है कि वो शियोबाना असूमा का चेहरा पूरी तरह चकनाचूर होते देखना चाहती है और पूछती है कि क्या वो उसे लाएगा। वो आंखें सिकोड़ते हुए जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। फुकाता सिर हिलाता है। जमीन पर पड़े क्रिस्टल के टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं। आत्मविश्वास से वो कहता है कि उसका सर्वेंट ही काफी होगा। वो अपनी सोड म्यान में रख देता है। अगली सुबह शियोबाना ड्यूअल साइट की तरफ बढ़ता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं। शियोबाना तेज कदमों से मैजिकल ड्यूअल की तरफ बढ़ता है। ये ड्यूअल छात्रों के बीच ऑफिशियली सैंक्शन्ड बैटल होता है। मैजिक ड्यूअल मैथ्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर मैजिक के इस्तेमाल पर आधारित होता है। इन ड्यूल्स के नतीजों से छात्रों की रैंकिंग और प्रिविलेजेस तय होते हैं। यही हायरार्की एकेडमी के सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज को शेप करती है। अरीना के वेटिंग रूम में लिली सारी डिटेल्स शिवाना को समझा देती है। वो उससे पूछती है कि ये तो एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को पता होता है। असूमा उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने ये पहली बार सुना है। रूडी भौहें चढ़ाकर पूछती है कि क्या उसकी मेमोरी कंफ्यूजन अभी भी चल रही है। वो अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ते हुए चिंता छुपाने की कोशिश करती है। लिली मुट्ठियां भींचकर तय करती है कि उसे ठीक से सपोर्ट करना होगा। ये समझकर कि वो एक्सप्लेन करते करते उसके वेटिंग रूम में आ गई है, वो शर्मा जाती है और इमेजिनेशन में सोचने लगती है कि उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। रूरी बहक जाती है और उसका नाम पुकारती है। असूमा उसकी एक छोटी खींचकर उसे रियलिटी में वापस लाता है। 2 टाइज दिखाते हुए वो पूछता है कि कौन सी बेहतर लगती है। उसके इशारा करने पर वो मान लेता है कि यही सही चॉइस है। मुस्कुराकर धन्यवाद देते हुए असूमा वही टाई पहनता है और नॉट ठीक करता है। लिली हाथ से चेहरा ढक लेती है और बड़बड़ाती है कि उसका ज्यादा कल्पना करना शायद कोई बीमारी है। असूमा फोकस में रहते हुए पूछता है कि अगर उसकी रैंक बढ़ी तो क्या मैजिक एनालिसिस रूम का यूजेज टाइम बढ़ेगा। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और कंफर्म करती है कि हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। शांत चेहरे के साथ असूमा गहरी सांस लेकर कहता है कि यही उसकी मेन कंसर्न थी। लिली सांस छोड़ते हुए मानती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं समझ पाती। असूमा कॉलर ठीक करते हुए बताता है कि फुकाता उसे ऐसा हार्मफुल प्रेजेंस बता रहा है जो स्टूडेंट पीस बिगाड़ता है और गलत बिहेवियर करता है। लिली ठुड्डी खुजाते हुए कहती है कि फुकाता की तरफ से यही कहानी फैलाई जा रही है। वो फोन निकालकर उसे देती है और पूछती है कि क्या उसने एकेडमी का न्यूज़पेपर देखा है। पेपर में फुकाता और असूमा के बीच ड्यूअल की अनाउंसमेंट होती है और एट्रीब्यूट लेस को पनिशमेंट की तरह दिखाया गया है। सन्नाटा छा जाता है। असूमा तिरस्कार से रिएक्ट करता है और कहता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। उसकी शांति देखकर लिली की आंखें फैल जाती हैं। वो फुकाता सेंपाई के टाइटल्स गिनाने लगती है और बताती है कि वो जापानीज मैजिक सोर्ड्समैनशिप का मास्टर है, रेयर मेटल माइंस का एयर है और एकेडमी को अरबों का दान देता है। इसलिए एकेडमी में कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लिली बेबसी से अपनी बात खत्म करती है। लिली अपनी आंखें बंद करती है, यह कंक्लूड करते हुए कि पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाएगा ताकि ऐसा लगे कि जस्टिस उसकी साइड में है। सब कुछ सुनने के बाद असूमा बस इतना कहता है कि वह समझ गया है, जिस पर वह पलटकर आवाज देता है, लिलिसन। अब टाई ठीक होने के बाद वह उससे पूछता है कि उसका लुक उसे कैसा लग रहा है। यह सुनकर लिली सीधी खड़ी होती है और जवाब देती है, यह परफेक्ट है। स्माइल के साथ उसे थैंक्स कहते हुए असूमा अपनी शर्ट कफ एडजस्ट करता है। इसके बाद वह जाने के लिए मुड़ता है और अनाउंस करता है कि वह ड्यूअल के लिए जा रहा है। यह सुनकर लिली स्टन्ड रह जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने उसकी कही एक भी बात नहीं सुनी। अरीना की तरफ हॉलवे में अकेले चलते हुए असूमा डीप ब्रेथ लेता है, लेकिन तभी कोई उसका रास्ता रोक लेता है। वह सामने वाले को आइज़ाया के रूप में पहचान लेता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और एक दूसरे को साइज अप करते हैं, जिस पर असूमा थोड़ा पास आता है और उसके कान में कुछ विस्पर करता है। यह अनएक्सपेक्टेड बात सुनते ही आइज़ाया का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। वह खुद को पीछे खींचता है और चला जाता है। हॉलवे में लिली के पास से गुजरते हुए लिली कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछती है कि प्लान्स अचानक कैसे बदल गए। इसके बाद सेंट्रल कॉलिसियम का सीन सामने आता है, जहां स्टूडेंट से पूरा भरा हुआ है और एक्साइटमेंट से बज कर रहा है। जैसे ही फुकाता अरीना में एंटर करता है, क्राउड से सपोर्टिव शाउट्स आने लगते हैं। उसके फैंस साइंस उठाए होते हैं जिनमें लिखा होता है कि वह अपने ओपोनेंट को इंस्टेंट में खत्म कर दे। तब असूमा अरीना में एंटर करता है और आगे बढ़ता है। लिली उसे कंसर्न के साथ देखती है, जबकि मूनी कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करती है। अरीना के बीचों बीच असूमा और फुकाता आमने सामने खड़े होते हैं, ड्यूअल के लिए रेडी। फुकाता अपनी चिन ऊपर उठाता है और कहता है कि असूमा का बिना भागे यहाँ आना तारीफ के लायक है।
जिस पर असुमा बस उसे थैंक्स कहता है और अपना कंपोजर नहीं खोता। फुकाता का टोन बदलता है और वह सवाल पूछता है। वह आंखें नैरो करते हुए पूछता है कि असुमा असल में है कौन। यह सवाल असुमा को चौंका देता है और वह सोचता है कि कहीं फुकाता को उसके रीइंकार्नेट होने का पता तो नहीं चल गया। फुकाता आगे कहता है कि असुमा ने S4 के टेंजी और काताकुरा को हराया है। इस फैक्ट को वह बहुत सीरियसली लेता है। वह फिर से सवाल दोहराता है और कहता है कि यह कोई फ्लूक या कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक बार फिर इंसिस्ट करते हुए वह जानना चाहता है कि असुमा है कौन। इसके साथ ही फुकाता से एक पावरफुल प्रेशर निकलता है जिससे क्राउड पीछे हटने लगता है, लेकिन असुमा शांत रहता है और उस प्रेशर से बिल्कुल अनफेज्ड नजर आता है। मैं असुमा हूं, ना ज्यादा न कम, वह फर्म वॉइस में जवाब देता है। यह देखकर फुकाता सरप्राइज हो जाता है कि वह उसकी बैटल ऑरा से भी शेकन नहीं हुआ। वह हल्की सी स्मर्क करता है। वह कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है और अपना आर्म रिलैक्स कर लेता है। फिर वह स्टांस लेता है और कहता है कि वह उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सामना करेगा। वह डिक्लेयर करता है कि वह पूरी ताकत से इस पेस्ट को क्रश कर देगा और अपनी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है, जिसके जवाब में शिवाना कहता है कि वही तो वह चाहता था और वह भी होल्ड बैक नहीं करेगा। यह कहते हुए वह अपने पैर जमीन में जमा लेता है। फाइट शुरू होने से पहले दोनों एक दूसरे को स्टडी करते हैं और फिर ड्यूएल फाइनली शुरू होता है। ड्यूलिंग अरीना में पोजीशन्ड शोबाना असुमा और फुकाता सकानी एक दूसरे के सामने होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। प्रोफेसर जॉर्ज ईस्ट हाथ उठाकर मैजिक ड्यूल स्टार्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन फुकाता जेस्चर करके उसे रोक देता है और वेट करने को कहता है। इंटरप्ट होने के बाद भी असुमा चुपचाप वेट करता है। फुकाता डिक्लेयर करता है कि वह पूरी ताकत से असुमा को क्रश करेगा। साथ ही कहता है कि अपने नोबल फैमिली की प्राइड के चलते वह मर्सी देने को भी तैयार है। वह ऑफर करता है कि अगर असुमा अभी विथड्रॉल लेटर दे तो वह उसे फॉरफिट से हारने देगा। यह कहते हुए वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह क्लेम करता है कि इससे असुमा को चोट नहीं लगेगी और गैदर्ड स्टूडेंट से माफी भी मांगता है। फुकाता चिन उठाकर पूछता है कि असुमा क्या कहना चाहता है, जिस पर असुमा रेफरी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अगर वह मैच जीतता है तो उसकी रैंकिंग कितने स्पॉट्स बढ़ेगी। प्रोफेसर फैक्ट्स बताते हुए एक्सप्लेन करता है कि फुकाता फेडरेशन प्रेसिडेंट है और इस रैंक पर है, जबकि शोभना F रैंक और 1200 पोजीशन पर है। वह कंक्लूड करता है कि अगर शोभना जीतता है तो उसका स्टूडेंट रैंक A हो जाएगा। यह सब सुनकर असुमा रिएक्शन देता है कि वह समझ गया। इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के बाद वह फुकाता से कहता है कि वह फॉरफिट से हारने को तैयार है अगर फुकाता तुरंत उसका रैंक S कर दे। वह ये भी जोड़ता है कि इससे फुकता को चोट नहीं लगेगी और वह असेंबल्ड स्टूडेंट से माफी भी मांगता है। यह सुनते ही फुकता की आंख ट्विच करती है और वह दांत पीस लेता है, उसकी ऑडेसिटी से शॉक्ड होकर। स्टूडेंट्स की क्राउड हिलने लगती है और कुछ लड़कियां आपस में कमेंट करती हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कहा। लिली का फोन लगभग हाथ से गिर ही जाता है। फुकाता अपना कंपोजर खो देता है और चिल्लाता है कि बहुत समय बाद उसने इतना बेवकूफ इंसान देखा है जिसे अपनी जगह का अंदाजा नहीं है। वह गुस्से में स्वेर करता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा, चाहे वह रोए या गिड़गिड़ाए। वह चिल्लाकर कहता है कि वह उसे बुरी तरह पीट देगा, लेकिन असुमा बिल्कुल काम रहता है और बस उसे आगे बढ़ने के लिए इनवाइट करता है। फुकाता प्रोफेसर जॉर्ज ईस्ट की तरफ मुड़ता है और ड्यूअल शुरू करने का प्रेशर डालता है। सिग्नल मिलते ही ड्यूअल आखिरकार शुरू हो जाता है, यह जानते हुए कि उसका ओपोनेंट साइवोन का रीइंकार्नेशन है और होल्ड बैक करना हार का रिस्क है। असुमा अपने रिसेप्टिकल्स खोल देता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि शुरुआत से ही एंशिएंट मैजिक को फुल पावर पर यूज करेगा। स्पेल के लिए एनर्जी मैनिपुलेट करते हुए उसके हाथ इनविजिबल पैथ्स ट्रेस करते हैं। उसके चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल मटेरियलाइज होता है। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स शॉक्ड में स्टारे करते हैं, उनकी आंखें वाइड होती हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा मैजिक नहीं देखा होता जो मॉडर्न लाइब्रेरी में लिस्टेड भी नहीं है। असुमा के हाथ में पावर का एक स्फीयर बनता है जो लाइट रेडिएट करता है और वह डेवस्टेटिंग अटैक फायर करता है। तुरंत रिएक्ट करते हुए फुकाता खुद को डिफेंड करने के लिए अर्थ वॉल रेज करता है, स्पेल बैरियर से टकराता है और स्ट्रक्चर को शैटर कर देता है। असुमा नोटिस करता है कि फुकाता ने ऑटोमेटिक इंटरसेप्शन मैजिक एक्टिवेट किया है। अरीना में सैंड फैलती हुई दिखता है। सीवन जैसे कनिंग किंग से कंपेयर करते हुए फुकाता अपनी आंखें नैरो करता है। वह कमेंट करता है कि रिपोर्ट के मुताबिक उसका ओपोनेंट अननोन मैजिक यूज करता है, लेकिन यह उस पर काम नहीं करेगी। वेपन ड्रॉ करते हुए फुकाता डिक्लेयर करता है कि वह सब कुछ एक ही ब्लो में खत्म कर देगा। यह सडन एक्शन असुमा का ध्यान खींचता है और वह अपना फोकस एडजस्ट करता है। वेपन रिवील होता है कि वह एक फिजिकल ब्लेड है जो मैजिक स्टाफ की तरह भी काम करती है। एनालाइज करते हुए असुमा नोटिस करता है कि फुकाता ने अपनी बैटल ऑरा को अर्थ बैरियर के साथ कंबाइन किया है, जिससे एक इम्पेनेट्रेबल एब्सोल्यूट स्पेस बनता है। इस डिफेंस के अंदर हर अटैक ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट होकर स्विफ्ट काउंटर में बदल जाता है। नेक्स्ट मूव के लिए प्रिपेयर करते हुए असुमा अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। टेक्निक को इंटरेस्टिंग पाकर वह डिसाइड करता है कि वही C1 के एब्सोल्यूट स्पेस को तोड़ेगा। फुकाता उसे इरेगुलर म्यूटेशन कहता है और क्लेम करता है कि वह प्रेस्टीजियस एकेडमी की हार्मनी डिस्टर्ब करने वाला न्यूजेंस है। वह उसके एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करता है। फुकाता एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड उठाता है। वह प्रोक्लेम करता है कि ट्रेनिंग,
डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल फॉर्जिंग का डेली एक्यूमुलेशन ही मैजिक सोर्ड्समैन की स्ट्रेंथ को जन्म देता है। वह अपनी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है और डाउट करता है कि एक नॉन एट्रीब्यूट मैजिक यूजर उसकी ब्लेड को रोक पाएगा। स्टूडेंट ऑडियंस स्टर हो जाती है और स्टांस को फुकाता का मैग्निफिसेंट फिनिशिंग सोर्ड स्ट्राइक रिकॉग्नाइज करती है। फुकाता अस्यूमा की तरफ चार्ज करता है। ग्राउंड मड में बदल जाता है और अस्यूमा के पैर फंस जाते हैं। अस्यूमा समझ जाता है कि यह मैजिकल स्टैग्नेशन सिस्टम है जिसने उसकी इवेजन सील कर दी है। वह अपना बॉडी एडजस्ट करता है। फुकाता अटैक के लिए सोर्ड रेडी करता है और स्टांस लेता है। डीप ब्रेथ लेते हुए वह अपनी सीक्रेट फुकाता स्टाइल आर्ट मिकाजुकी जान डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ता है। मिजुहारा मुने की आंखें वाइडन हो जाती हैं और वह कमेंट करती है कि यह स्लैश धरती के सबसे हार्ड मेटल को भी काट सकता है और सोचती है कि असुमाकुन अब क्या करेगा। पावरफुल आर्किंग स्ट्राइक असुम की तरफ बढ़ती है जबकि वह फंसा हुआ होता है। वह रिग्रेट करता है कि उसने टाई बांधने की भी जहमत उठाई। वह कहता है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। टाई खोलते हुए वह अपनी एंशिएंट हार्डनिंग मैजिक माजाई मेटलाइज टाई पर कास्ट करता है और फैब्रिक को शेप देता है। टाई ट्रांसफॉर्म होकर ब्लेड बन जाती है जिसे वह डिफेंस के लिए वील्ड करता है। अपवर्ड मोशन के साथ वह न्यूली क्रिएटेड ब्लेड से स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। यह देखकर फुकाटा डिसबिलीफ में रिएक्ट करता है और कुछ पल के लिए पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। भीड़ अपनी सीटों पर हिलने लगती है। सब शॉक्ड होते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उसने अपनी टाई से स्वॉर्ड के अटैक को रोक दिया है, वो भी ऐसे मैजिक से जो लाइब्रेरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस पर दोनों ब्लेड्स की टक्कर हवा में फैल जाती है और एंशिएंट मैजिक डिसअपीयरेंस पार्टिकल वेल एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद असुमा उस जमीन को डिसॉल्व कर देता है जो उसे जकड़े हुए थी। जिस पर दोनों ब्लेड्स की टक्कर हवा में फैल जाती है और एंशिएंट मैजिक डिसअपीयरेंस पार्टिकल वेल एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद असुमा उस जमीन को डिसॉल्व कर देता है जो उसे जकड़े हुए थी। फिर वो सामने वाले की आंखों के सामने धूल की तरह गायब हो जाता है। यह देखकर फुकाटा चौंक जाता है और पलटकर उसकी प्रेजेंस ढूंढने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि वो अचानक गायब कैसे हो गया। लेकिन ठीक उसके पीछे प्रकट होते हुए असुमा कहता है कि अब काउंटर अटैक का टाइम है। जिस पर असुमा काउंटर अटैक के लिए खुद को रेडी करता है और अपनी स्टांस एडजस्ट करता है। यह देखकर फुकाता फिर से चौंक जाता है और उसी कंफ्यूजन में उसका एक कीमती सेकंड वेस्ट हो जाता है। उसकी आंखें अचानक फैली रह जाती हैं इस अचानक गायब होने को देखकर। खुद को संभालते हुए वो डिफेंसिव स्टांस लेता है और डिक्लेयर करता है कि अगली बार जब असुमा दिखेगा वही उसका अंत होगा। इसके बाद वो अपने एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर खुद को प्रोटेक्ट करता है और मजबूती से अपने पैर जमीन में जमा लेता है। अपने बैरियर को इनविंसिबल मानते हुए फुकाता कोई ओपनिंग नहीं छोड़ता। तभी उसके पीछे प्रकट होकर असुमा सीधे अटैक करता है, लेकिन असुमा की ब्लेड एक पत्थर से बनी हैंड द्वारा रोक ली जाती है। जिस पर फुकाता चिल्लाता है कि अब वो उसे पकड़ चुका है और एक स्टोन पिलर के पीछे से थर्ड स्टाइल सोर्ड फ्लैश के साथ सरप्राइज अटैक कर देता है। लेकिन डिफेंड करने के बजाय असुमा अपनी ही ब्लेड को अपने हाथ से पैरी करता है। फिर तेजी से घूमते हुए वो ब्लेड को फुकाता की तरफ फेंक देता है और कहता है कि स्वॉर्ड फेंकना कितनी रेकलेस हरकत है। जिस पर फुकाता इसे सिर्फ एक सुसाइड अटेम्प्ट मान लेता है। इसके बाद असुमा अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उन स्टोन हैंड्स के बीच से दौड़ता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। वो आगे बढ़ते हुए जमीन से उठते रॉक अटैक्स को डॉज करता है और तोड़ता चला जाता है। तभी वो टाई जो उसने फेंकी थी एक स्टेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर फुकाता शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद दोनों की तलवारें टकराती हैं और इम्पैक्ट पर एक दूसरे को टेस्ट करती हैं। उस झटके से फुकाता पीछे की ओर फिसल जाता है। फिर असुमा अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड को वापस उठाकर व्हील करता है और अनाउंस करता है कि ये दूसरी है। ऑडियंस में लिली शॉक में टाई की तरफ इशारा करती है। अब दो स्वॉर्ड पकड़े हुए, जिसमें दूसरी एक और ट्रांसफॉर्म टाई होती है, असुमा सामने वाले से पूछता है कि उसे कौन सी पसंद है। ये मानते हुए कि वो मैच को एक ही अटैक में खत्म करना चाहता था, फुकाता सिवान की तारीफ करता है कि वो कितना इनक्रेडिबल है। फुकाता गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो पहला इंसान है जो उसके डोमेन के इतना करीब पहुंचा है, इसलिए वो पहली बार अपनी सीक्रेट सोर्ड टेक्निक रिवील करेगा और असुमा से कहता है कि वो खुद को ऑनर्ड फील करे। जिस पर असुमा उसे घूरते हुए अगले मूव का इंतजार करता है। फिर फुकाता अपनी मैजिक सोर्ड टेक्निक अनाउंस करता है, नेबुलस फुल मून। इसके बाद फुकाता आगे बढ़ता है और पहला अटैक करता है जिससे असुमा चौंक जाता है। फिर वो दूसरा मैजिक सोर्ड अटैक नेबुलस न्यू मून से स्लैश को लिंक करता है, यह बताते हुए कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे डॉज करना नामुमकिन है। यह सुनकर मिजुहारा मुना अपनी सीट कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद वो ब्लो सीधे असुमा को हिट करता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी फुकाता तुरंत अपनी स्वॉर्ड पर एक और स्पेल एक्टिवेट करता है, मूव रेन बॉम्ब, और एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ा देता है। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन असुमा के पूरे बॉडी को घेर लेता है और पूरा अरीना भर जाता है। इम्पैक्ट से असुमा पीछे उड़ जाता है और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है। स्टैंड से लिली चिल्लाती है शिवाना कुन का नाम। ऑडियंस सांस रोके देखती है जब वो अरीना के फ्लोर पर मोशनलेस पड़ा रहता है। अपने गिरे हुए ओपोनेंट को देखते हुए फुकाता सोचता है कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा पावर तो यूज नहीं कर दी और क्या उसने उसे मार दिया। वो रेफरी की तरफ मुड़कर ठंडे लहजे में वही सवाल दोहराता है, जिस पर रेफरी जल्दी से एसुमा की कंडीशन चेक करने पहुंचता है। फुकाता साइज करता है और कहता है कि अगर डेथ एक्सीडेंट हुआ तो वो सजा को हम्बल तरीके से एक्सेप्ट करेगा।
जैसे ही वो बॉडी के पास आता है, प्रोफेसर जॉर्ज ईस्ट इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता है। उसकी रिएक्शन देखकर फुकाता एक पल के लिए चौंक जाता है। तभी जमीन से उठते हुए आसुमा पावर से घिरा हुआ सामने आता है। उसकी यूनिफॉर्म चेस्ट से फटी हुई होती है और वो अपना बैलेंस वापस पा लेता है। यह देखकर फुकाता यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि उसकी सीक्रेट टेक्निक तो फेटल होनी चाहिए थी, जिस पर असुमा मानता है कि वो पूरी तरह गलत था और अपना सिर झुका लेता है। आगे वो कहता है कि उसे लगा था वो पूरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन असल में वो सबकॉन्शियसली अपने ओपोनेंट को कम समझ रहा था, जिसे देखकर ऑडियंस शॉक्ड रह जाती है। मिजुहारा मुनि की आंखें फैल जाती हैं जब उसे याद आता है कि सामने वाला अर्थ से आए शायोन का रीइंकार्नेशन है। लिली डर और टेंशन के साथ सांस रोके पूरा सीन देखती रहती है। खुद को रेडी करते हुए आसुमा अनाउंस करता है कि अब असली फाइट शुरू होने वाली है। जे16 चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है कि उसने सीक्रेट टेक्निक बिना डैमेज के झेल ली। फुकाता अपना कंट्रोल खो देता है। आसुमा स्टांस लेता है और दिखाता है कि वो फाइट के लिए रेडी है। फिर वो दोबारा डिक्लेयर करता है कि रियल फाइट अब शुरू होती है और एक गहरी सांस लेता है। इसके बाद फुकाता कॉम्बैट स्टांस लेता है और एक बार फिर अटैक करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि वो अपनी सीक्रेट सोर टेक्निक से उसे हरा देगा। इस बीच असुमा कैलकुलेट करता है। उसे पता होता है कि उसके बॉडी की माना अडेप्टेबिलिटी बेहतरीन है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी है। पहले मिले भारी डैमेज को ध्यान में रखते हुए वो समझ जाता है कि फाइट को जल्दी खत्म करना जरूरी है। वो आंखें बंद करता है और एंशिएंट मैजिक स्टडीज को याद करता है जो माना बॉडी पर आधारित होती हैं, जिसे अब मैजिक सर्किट कहा जाता है। फिर वो अपने अंदर की माना को तेजी से कंडेंस करता है, लिमिट तक कंप्रेस करता है और अपने बॉडी को फोर्स करता है रिएक्ट करने के लिए। मन उसके पूरे बॉडी में तेजी से सर्कुलेट करती है और थोड़े वक्त के लिए उसकी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देती है। यह देखकर फुकाता डर जाता है जब एनर्जी उसे पूरी तरह एनवेलप कर लेती है। आसुमा ठुड्डी उठाकर कहता है कि भले ही ये पहली बार है, लेकिन उसने इसे आसानी से कर लिया। वो कंक्लूड करता है कि स्ट्रॉन्ग एनिमी के खिलाफ रियल फाइट थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन एक साथ करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होती है। फिर वो अपने पैर आगे रखता है, एक स्टेप लेता है और एक्शन में कूद जाता है। ये मानते हुए कि उसे अटैक करने का ओपनिंग मिल गया है, फुकाता रिएक्ट करता है और चुपचाप उसे देखता है। आसुमा सही मोमेंट का इंतजार करता है, आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है कि यही फिनिशिंग ब्लो है। फुकाता अपनी पीक अनलीश करता है। वो सांस खो देता है जब वो अपना सोर्ड अटैक डिलीवर करता है। आसुमा उसकी मूवमेंट पर फोकस करता है, हर डिटेल पढ़ता है और एक ही पल में मूव होकर सीधे उसके पीछे प्रकट हो जाता है, जिससे फुकाता का अटैक रीड टूट जाता है। स्पीड देखकर फुकाता शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि कोई ह्यूमन इतना तेज कैसे मूव कर सकता है। वो सिर घुमाता है और डिक्लेयर करता है कि वो स्पॉट फेटल है। फिर वो अपने फेमिलियर को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। जमीन से एक स्टोन हैंड निकलती है जो आसुमा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक किक से ही वो टूटकर बिखर जाती है। पलटते हुए आसुमा कुछ महसूस करता है और कहता है कि अब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, जिस पर फुकाता आंखें नैरो करता है और दूसरी स्टोन हैंड निकलकर उसके पैर को पकड़ लेती है। खुद को छुड़ाते हुए आसुमा उस हाथ को तोड़ देता है और बॉन्ड खत्म कर देता है। स्टोन फेमिलियर पूरी तरह रिवील होता है, एक जायंट गोलम के रूप में, जिसकी प्रेजेंस काफी भारी होती है। ऊपर देखते हुए आसुमा उसके साइज को असेस करता है और एक ही ब्रूटल मूव में उसे जमीन पर पटक देता है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इस डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट को देखकर ऑडियंस सन्न रह जाती है। इसके बाद वो पूरे अरीना को एक मैजिक सर्कल से फ्रीज कर देता है। सब कुछ आइस में बदल जाता है और कहता है कि अब फुकाता ना तो ऑटोमेटिक इंटरसेप्शन यूज कर पाएगा और ना ही फेमिलियर का अटैक। आसुमा अपनी बात खत्म करता है और फुकाता हकलाता रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर आसुमा उसकी तरफ चलता है और डिक्लेयर करता है कि अब सब खत्म हो गया है। शिवान को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए फुकाता चिल्लाता है कि वही मैजिक सोर्ड्समैन एसोसिएशन को कैरी करता है और फुकाता फैमिली का एयर है और ये सब हो ही नहीं सकता। उसका बॉडी कांपने लगता है, लेकिन असुम हाथ उठाता है, मकरू स्पेल कंजूर करता है और एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट सीधे फुकाता को हिट करती है। इसके बाद सीन 3000 साल पीछे चला जाता है, जहां शावन एंशिएंट मैजिक पढ़ रहा होता है। पास ही सी नाम की एक वुमन शुआन से पीछे हटने को कहती है। पलटते हुए शियोन लॉर्ड आसमा को एड्रेस करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये एक नया मैजिक है जो हिडन एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट करता है। वो बताता है कि ये इनहेरेंट माना को लगभग 10 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। यह सुनकर और इसे इनक्रेडिबल मानते हुए लॉर्ड आसमा स्क्रोल को घूरता रह जाता है।